सभी का आज के वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पता है कि आने वाले 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे पूरा वर्ल्ड मनाएगा। ये योगा दिवस भारत की देन है। योग साधना भारत की इतिहास की परंपरा रही है। सर्वप्रथम इसे हमारे स्वामी विवेकानंद ने सारे विश्व में प्रचारित किया था। तत्पश्चात हमारे यहाँ विभिन्न ऋषि मुनि हुए और उसके पहले भी हुए और बीच बीच में सारे बहुत से हमारे नेतागण विश्व मंच पर योग की विभिन्न अवस्थाएं, योग की विभिन्न प्रक्रियाएं और उसके आयाम रखते आए हैं। 2014 में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा था कि विश्व को योगा डे मनाना चाहिए और 21 जून को मनाना चाहिए, क्योंकि 21 जून धरती पे सबसे बड़ा दिन होता है। बड़े दिन से आशय ये था कि इसी तरह हमारा जीवन भी बहुत बड़ा होगा। और मजे की बात यह है कि जब सितंबर में ये प्रस्ताव रखा गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के में 193 कंट्रीज थी बैठक में। सबने एक मत से इसको सहर्ष स्वीकार कर लिया, कोई वोटिंग नहीं हुई और यह डिसाइड किया गया कि अगले वर्ष 2015 से हम प्रत्येक वर्ष 21 जून को योगा डे, विश्व योगा दिवस, इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाएंगे। क्योंकि पिछले वर्ष से कोरोना नामक महामारी विश्व में फैली हुई है, जिस कारण हम इसे मैदान में नहीं मना सकते। पिछली बार लद्दाख में मनाना था, लेकिन कुछ यही कोरोना के कारण हम नहीं मना पाए। तो इस बार ये डिसाइड किया गया कि योगा एट होम बनाया जाएगा, योगा विद फैमिली। तो सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं अपने आज के प्रथम उद्घाटन के लिए जो हमारे बीच हैं वरुण स्वरूप जी, इनसे मैं आवेदन करूंगा कि आज आचार्य श्री भी हमारे सामने उपस्थित हैं, आकाश जी भी हैं और भी वरिष्ठ जन हैं। तो सर 5 मिनट के लिए इनकी बांसुरी का रसा स्वादन करेंगे और मियाँ की मल्हार आप हमें सुनाएंगे। तो आदरणीय वरुण जी प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद जसवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आप सबके सामने मियाँ की मल्हार, जो इस समय जैसे जॉली जी ने कहा कि बारिश हो रही है हर जगह, और इसको ही इसकी खूबसूरती को का बखान करते हुए इस राग को बजाया जाता है। तो ये आज आपके सामने मैं बजाने की कोशिश करूंगा। शायद इससे ऐसा लगे कि बारिश वाला मौसम हमारे और नजदीक आ गया है।
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया सर। हमारे वरुण स्वरूप जी हमारी कॉलोनी के ही निवासी हैं और मैं इनके बारे में बताऊं, इन्होंने पंडित राजेंद्र संघना एवं पंडित प्रवर टंडन जी से दीक्षा ली है। आपने देश के हर शहर में लगभग बांसुरी वादन किया है और आपको हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ भी बांसुरी बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आपके बहुत बहुत आभार सर आपको। और चूंकि आचार्य जी को जाना भी है, समय कम है और हमें सुनना भी है, तो मैं जो फॉर्मेलिटीज है हम लोग बाद में करेंगे। और आचार्य जी के परिचय के लिए मैं हमारी बहन अनीता शर्मा जी को बुलाना चाहूँगा कि अनीता शर्मा जी हमारे, वैसे आचार्य श्री को लगभग हर कोई जानता है, कुछ ही लोग होंगे, लेकिन क्योंकि ये परंपरा है सर, हमारा वेबिनार की एक परंपरा है, एक विधान है कि ये चीजें होनी चाहिए, इसलिए हमें करनी पड़ी, अन्यथा ठीक है श्री परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी जी। तो अनीता जी प्लीज सर के बारे में थोड़ा लोग बताएं। धन्यवाद मिथिलेश जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि आज विश्व योग दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में ये संस्कृति वेबिनार आयोजित किया गया है। महर्षि पतंजलि का पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम और निरोध है। और जब ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती है तो एक व्यक्ति का निर्माण होता है। और आज हमारे बीच में ऐसे ही व्यक्ति होकर मौजूद है। जैसा कि बताया परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी मैं परिचित करवाऊंगी। आचार्य अरुण वाजपेयी का हम यहाँ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप विचारक, चिंतक, कवि, शिक्षाविद और अर्थशास्त्री हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी अनेक विधाओं को समेटे हुए आपके व्यक्तित्व को चंद शब्दों में प्रस्तुत करना वाकई चुनौतीपूर्ण कार्य है। और अभी बोला भी गया है कि समय बहुत कम मिलेगा, थोड़ा जल्दी मैं इसको, और फिर भी मैं कोशिश करूंगी यथाशक्ति विभिन्न क्षेत्रों में दी गई आपकी सेवाएं और आगे जो सेवाएं दी गई हैं और जो सेवाएं आप दे रहे हैं उनका संक्षिप्त परिचय आप सबके बीच में मैं रखना चाहूंगी। बतौर कवि अगर बात की जाए तो आप प्रख्यात कवि बलबीर सिंह रंग एवं आचार्य पंकज संताल जी के शिष्य हैं। सन 2014 में आपकी रचना अरुण सत्सई का प्रकाशन हुआ था। इसके अतिरिक्त विभिन्न सम्मानित संस्थाओं के सदस्य रहे हैं। भारत सरकार द्वारा गठित महात्मा गांधी के 150वीं जन्म समिति के आप सदस्य रहे। गृह मंत्रालय भारत सरकार की सांप्रदायिक तथा राष्ट्रीय प्रतिष्ठान के संचालक मंडल के सदस्य रहे। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार में भाषा विशेषज्ञ समिति के आप सदस्य रहे। टास्क फोर्स समिति के भी आप सदस्य रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 मध्य प्रदेश सरकार के आप सदस्य रहे। राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद नई दिल्ली के सदस्य। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पद को आपने किया है। उनमें पूर्व अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय दीवा, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय चित्रकूट, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, पूर्व महासचिव भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली,
पूर्व परिषद सदस्य एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज लंदन, पूर्व कोषाध्यक्ष एवं सचिव भारतीय अर्थशास्त्र परिषद मुंबई। समय समय पर आपको विभिन्न संस्थाओं अनिता जी अब इतना पर्याप्त तो सर सम्मान जो है उनका तो मैं थोड़ा सा वर्णन जरूर करना चाहूंगी, बहुत शॉर्ट में समय लेंगी। समय समय पर आपको विभिन्न संस्थाओं और संस्थानों द्वारा आपकी उत्कृष्ट सेवाओं के योगदान को देखते हुए अलंकृत किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं: हिमाचल गौरव सम्मान, कौटिल्य बेस्ट इकोनॉमिक अवार्ड, राधा कृष्णन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान, जैन मित्र अवार्ड, अम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड, गुरु वशिष्ठ सम्मान, साधक शिरोमणि सम्मान इत्यादि। विभिन्न पदों पर रहते हुए आपने कार्यक्षेत्र की प्रगति हेतु अपने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी प्रयास किए हैं और विभिन्न देशों की यात्राएं की, जिनमें लंदन, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लिवरपूल, यूके, आकारा, घाना, लिस्बन, पुर्तगाल, नैरोबी, केन्या, डरबन, साउथ अफ्रीका, बैंकॉक, थाईलैंड इनमें प्रमुख है। और वर्तमान में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में कुलपति के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये आपका परिचय है, समय की प्रतिबद्धता है। और अब मैं निवेदन करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। और प्रेशर में परिचय दिया सर मैंने, ऐसे इतना जल्दी परिचय कोई बात नहीं, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने। और सर को तो सभी लोग जानते हैं और सबसे बड़ा परिचय है कि सर हमारे बीच के हैं और जब भी सर को हम निवेदन करते हैं सर ने कभी ना नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि समय कब करना है, हमारे समय के से ही रहते हैं सर। सर ने कभी हमें बात नहीं किया कि समय बदलिए या मतलब इस दिन नहीं उस दिन, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तो हम सर के बहुत आभारी हैं कि सर का सानिध्य और आशीर्वाद समय समय पर मिलता रहता है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सभी की मदद से आदरणीय आचार्य श्री प्रोफेसर एडीएम वाजपेयी सर को आज के व्याख्यान के लिए बुलाना चाहूँगा। और सबसे मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि अपने आप को म्यूट कर लें और कैमरा जरूर ऑन रखें पूरे टाइम। आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने कैमरे को ऑन रखें और माइक को बंद कर लें। धन्यवाद आचार्य श्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रेश जी। लगता है कि आप जैसे एकलव्य के लिए ही द्रोणाचार्य तरसते रहे होंगे जीवन पर्यंत, क्योंकि जो प्रत्यक्ष विद्यार्थी ना होते हुए भी अप्रत्यक्ष शिष्यत्व ग्रहण कर ले उसे गुरुत्व का बढ़ जाता है। तो मेरा गुरुत्व बढ़ा ही है आप जैसे विद्यार्थियों से। मैं मदन भाई पटेल जो हम सबके सीनियर हैं आज जुड़े हुए, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। अनिता जी, आरती जी ने हमारा अच्छा परिचय दिया, इसलिए इनको धन्यवाद। वरुण जी ने बांसुरी सुनाई, हरिचर्या को भी सुनने के बाद अवसर मिला था, उससे किसी प्रकार से कम नहीं है वरुण जी। इनका नंबर मतलब जी हमको भेज दीजिएगा, अपने विश्वविद्यालय में भी इनका कार्यक्रम कराएंगे। हमारे इस कार्यक्रम में बहुत से हमारे मित्र विद्यार्थी जुड़ते हैं, उनका भी परिचय कराते हैं। हमारे साथ में अखिलेश मिश्रा जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, अनिल ठाकुर जी बिहार से जुड़ते हैं, समता जैन जबलपुर में माता गुजरी में प्रोफेसर हैं, यतीश जैन जी अपने कार्यक्रम के संयोजक मंडल में भी हैं, बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रगति मित्र संचालन करते हैं। मनीष शर्मा हमारे विद्यार्थी हैं, भोपाल में रहते हैं। कुलदीप सिंह जी अलवर से अपने साथ में जुड़े हुए हैं। आकांक्षा मिश्रा जी जो खरसिया में हिंदी की प्रोफेसर हैं, वो जुड़ी हैं। ऐसे सिंह साहब मैंने परिचय कराया, दरभंगा में इग्नू के रीजनल सेंटर के डायरेक्टर हैं। संग्राम सिंह जी हमारे जैसे आप विद्यार्थी वैसे ही विद्यार्थी हैं, जो कि पेंटिंग के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में, वो जुड़े हुए हैं। सुभाष लेखर जी जो पहले परिचय कराया था, महात्मा गांधी 150वीं जयंती के पूरा काम ये देखते थे, वो जुड़ते हैं। सुतीक्ष्ण द्विवेदी जी रहते हैं भोपाल में, हमारे विद्यार्थियों को भी जुड़े हुए हैं। और सबको मैं नमस्कार करता हूँ। देखिए, योग के बारे में संक्षेप नहीं सी लेकिन भूमिका बना दी। आर एस कपूर जी हमारे परम मित्र बैठे हुए सामने, उनको भी नमस्कार। भारतवर्ष में कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसने प्रामाणिक अनुसंधान करके समाज को सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए ज्ञान प्रदान नहीं किया हो। देखिए, उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। पूरा उद्देश्य जो है वो अभ्युदय का और निश्रेयस का है। व्यक्ति का अपना अभ्युदय हो और मानवता का कल्याण हो, इन दो उद्देश्यों को लेकर के सारी विधाओं का भारतवर्ष ने ज्ञान प्रदान किया। हमने जहाँ शून्य प्रदान किया, वहीं खगोल शास्त्र की, काल गणना की, प्राय कहता हूँ शून्य से लेकर अनंत तक की कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो कि भारतीय ऋषियों ने विश्व ज्ञान विज्ञान को प्रदान नहीं किया। किसी में अहंकार नहीं है, किसी में IPR नहीं है, किसी में पब्लिकेशन का ढंग नहीं है, किसी में पेटेंट बनाने की जरूरत नहीं है। केवल उद्देश्य दो ही है, या तो मोक्ष प्रदान करना है व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य, या फिर मानवता का कल्याण। दो उद्देश्य,
ट्रांसेंडेंटलिज्म सबसे बड़ा उद्देश्य रहा है। कभी चर्चा विस्तार से मुझे जी आप बुलाएंगे क्लोज ग्रुप में, पूरे विस्तार से मैं इस उद्देश्य पर बोलूंगा। उसमें एक योग विधा भी जो है एक महत्वपूर्ण ऐसी योग विधा है, ओरिजिनल विधा है, हमारी अपनी विधा है, जो कि ऋषि ने प्रदान की। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव रखा 2014 में। 15 से पूरा विश्व जो है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाता है। ऐसे देश में जिनसे कूटनीतिक संबंध हमसे खराब है, पाकिस्तान से खराब है, चीन से खराब है, और भी मुस्लिम कंट्री खराब है, लेकिन योग दिवस पे योग मनाते हैं। और पाकिस्तान में भी योग के सेंटर चलते हैं। मैं एक कवि को पढ़ा रहा था, सुन रहा था, पाकिस्तानी कवि था। तो पूछा इतनी उम्र में जो है वो समझ लीजिए कैसे स्वस्थ रहते हैं, सेहतमंद कैसे हैं? बोले मैं जो वेजिटेरियन हूँ और योगा करता हूँ, साफ साफ उन्होंने कहा। तो चीन में, अमेरिका में तो लाखों लाखों लोग समझ लीजिए योग करवाते हैं और योग करते हैं। ये बहुत बड़ा समझ लीजिए विस्तार हुआ। दूसरा नाम मैं रामदेव महाराज जी का लेना चाहूंगा। उन्होंने भी जिस प्रकार से भारतवर्ष की जो गुप्त विधा थी उसे पुनर्स्थापित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्थापित किया। और आगे जाएंगे तो शिवानंद जी महाराज का मैं नाम लेना चाहूंगा। शिवानंद जी महाराज जो ऋषिकेश में बड़ा आश्रम बना था, उनके शिष्य सत्यानंद जी महाराज जिन्होंने मुंगेर में आश्रम बनाया, योग मित्र मंडल की श्रृंखलाएं शुरू की। जबलपुर में भी बस स्टैंड के बाद दाना गोदा में उनकी क्लास चलती थी। मैंने प्रारंभिक योग की शिक्षा जो है वहीं से ग्रहण की और उसके बाद में चीजें बढ़ती चली। तो योग जो है वो पतंजलि, भगवान पतंजलि के नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन हमें बता दें आपको, पतंजलि योग के सूत्रकार हैं, योग के निर्माता नहीं। सूत्रकार मतलब जो बिखरे हुए सूत्र होते हैं उनको इकट्ठा करना। पतंजलि से पहले भी योग। दूसरी बात मैं बता दूं, भगवान कृष्ण जो है श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं 5वें अध्याय में, हे अर्जुन मैं तुमको वो योग बता रहा हूँ जो कि सबसे पहले मैंने सूर्य को दिया, व्यवस्थित को दिया, उसे इच्छाकु को प्राप्त हुआ, इच्छाकु के बाद में चलता रहा, समय तो बाद में लुप्त हो गया, फिर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो 5152 साल पुराने योग की स्थापना हो जाती है। तो श्रीमद् भगवद गीता जो है 5152 साल पुराना है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। देखिए ध्यान दीजिए, उसी गीता के 5वें अध्याय का मैं श्लोक नंबर मुझे याद नहीं है, जब वो कहते मैंने ये योग सूर्य को दिया था। अब सूर्य की उम्र कितनी पता लगाया, कितना 6-7 करोड़ 67 लाख और न जाने कितने साल पहले, करोड़ों साल पहले, करोड़ों साल पहले सूरज होगी। अब सूर्य से पहले भगवान कृष्ण कहते हैं मैंने दिया। कृष्ण की उम्र उनसे पहले, कृष्ण भगवान है, आदि सृष्टा है, उनका जन्म तो कभी हुआ नहीं, ईश्वर हुआ है। तो ये जो विधा हमारे पास में करोड़ों साल पहले अनादिकाल से निरंतर हमारे पास चलती चली आ रही है, जिसकी कि हम उत्तराधिकारी, इसलिए हमारे अंतःकरण में आना है। तो एक इसकी लीगेसी के बारे में बता दें। दूसरा क्या है, इस योग के 2 आयाम पर तुरंत हमको चर्चा कर लेनी चाहिए। एक इसका अकादमिक पक्ष है, इंटेलेक्चुअल पक्ष है, और एक इसका व्यावहारिक पक्ष है। जब इंटेलेक्चुअल पक्ष में हम जाते हैं तो अष्टांग योग की बात स्पष्ट तौर पर आ जाती है। जैसे यम नियम से शुभारंभ होता है कि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम में सारे हमारी चीजें जो कि हमारे शरीर को शुद्धकरण से और रोकने से, विराम देने से जुड़ी होती हैं, वो इसमें जुड़ी होती है। धर्म के जितने भी लक्षण हैं वो सबके सब यम नियम के अंतर्गत आते हैं। उनकी व्याख्या मैं भी नहीं करूंगा। आसन से बात हमारी शुरू होती है। अखिलेश मिश्रा जी गाजियाबाद से आके बैठे हुए हमारे बीच में, इकोनॉमिक्स से बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। मैं बता रहा था कि जो आसन से शुभारंभ हो जाता है योग का। जब आसन प्रारंभ होगा तो आसन का काम क्या है? आसन का काम है हमारे जो शरीर दिखाई पड़ने वाले शरीर के जितने भी अंग हैं उनको एक दूसरे से जोड़ देना। पैर की चिकनी से लेकर के शिखा तक जितने हमारे जोड़ है, इन सब में आसन देने का काम पवन मुक्त आसन से तात्पर्य होता है। इन जोड़ों में जो हवा भर जाती है, जिन जिठरपन आता है, बुढ़ापा आता है, उसको विघटित कर देना, ये पवन मुक्त आसन, सूक्ष्म आसन सारे इससे जुड़े हुए हैं। शरीर के बाह्य अंगों को आपस में जोड़ देना, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी आसन है। प्राणायाम से तात्पर्य होता है प्राण वायु जो कि जोड़ती है सारे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को। वो समझिए कि उस प्राण से शरीर को, प्राण से शोधन होता है, प्राण से हमारा शरीर की रक्षा होती है। प्राण ही सब कुछ है। और भी कोरोना के संकट में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की हमको जरूरत पड़ी, वो प्राणायाम के द्वारा जो है वो शुद्धिकरण होने लगता है। प्राणायाम में बहुत सारी प्राणायाम की श्रृंखला है। जैसे मैंने बताया था, आसन में भी कई आसन होते हैं, उनकी बात करो। तो हमारे प्राणायाम के माध्यम से हम अपने जो प्राण वायु है, जो अशुद्ध वायु है, उसको निकाले और शुद्ध वायु में मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़े और कार्बन डाइऑक्साइड निकले। और कितना हम अपने उसके अंदर रख लेते हैं। अनुलोम विलोम
होता है। इससे बहुत सारी श्रृंखलाएं प्राणायाम में कभी मैं बताऊंगा कि प्राणायाम का तो सबसे प्रमुख चीज है, प्रत्येक श्वासोच्छ्वास को हम प्राणायाम नहीं कहते। सांस तो लेते ही ना, ऊपर चढ़ेंगे सांस फूलेगी, तो प्राणायाम में एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम नहीं होगी। प्राणायाम में सांस लेना मतलब पूरक और सांस को छोड़ना मतलब रेचक। लेकिन कुंभक जो है प्राणायाम की जान होती है। आपने सांस अंदर रोकी क्यों? अभी जब कोविड-19 के अंदर टेस्ट बताते थे 21 सेकंड तक 21 तक गिनती गिन लीजिए, आप प्राण अंदर रोक लिया, ऑक्सीजन रोक लिया अंदर, तो मतलब कि आपके लंग्स ठीक से काम कर रहे हैं। जो कुंभक है, कुंभक ही प्राणायाम का प्राण है। मैं मूल बताता चला जाऊं तो प्राणों को जोड़ना, प्राणों से समझिए कि रक्त शोधन करना और उसी तरह शरीर की जो भिन्न भिन्न समझिए कि अंगों में भरी हुई प्राणवायु उसको निकालना, उसे जोड़ने का प्राणायाम हो जाता है। तो तीसरा काम होता है प्रत्याहार के अंतर्गत इंद्रियां जो है बाहर बाहर घूमती रहती हैं। इंद्रियों का काम ही है अच्छी चीज दिखाई पड़ी दौड़ लगाना, उसको रोक करके हम अंदर की ओर ले जाएं। प्रतिहार मतलब प्रतिलोम आहार, आहार जो भोजन करते हैं अंदर चीजों को जो है वो इम्बाइब करना, कंसोलिडेट करना, अंदर चीजों को ले जाना, वो प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाता है। फिर आती है बात धारणा। धारणा में हम कुछ क्रियाएं सिखाते हैं लोगों को, और क्रियाओं में महत्वपूर्ण 2 क्रियाएं होती हैं जिसको हम शवासन योग निद्रा की क्रियाएं कहते हैं। हम धारणा के अंतर्गत अपने ही मन के द्वारा शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में वो क्रियाएं करते हैं, जिससे कि हम एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। हम शवासन के अंतर्गत लेट करके, शव की तरह लेट करके हम अपने पैर के जो अंगूठा है उससे लेकर के शिखा से बाएं पैर से दाएं वैसी क्रिया करते हैं। और इसमें योग निद्रा के अंतर्गत हम अपने जो सूक्ष्म शरीर है उसको, एक बाह्य शरीर को छोड़ करके हम ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं। किसी दिन उस योग निद्रा पर भी हम बताएंगे, वो हमारी धारणा के अंतर्गत आता है। धारणा के अंदर बहुत सारी और क्रियाएं भी आती हैं, जैसे जो त्राटक है, त्राटक भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। ये त्राटक, शवासन और योग निद्रा 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं ध्यान लगाने के लिए। लोग क्या है, कुछ लोग ध्यान में डायरेक्ट उतार देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कुछ लोग आसन से लेकर प्राणायाम में डायरेक्ट उतार देते हैं, वो भी ठीक नहीं है। एक एक क्रमबद्ध ढंग से चीजें आगे बढ़ेंगी। आप जो 7वीं मंजिल पर बड़े, 6ठी मंजिल जाए हुए, 5वीं मंजिल जाए हुए, 4थी मंजिल कैसे चढ़ जाते हैं? जब ध्यान में उतरते हैं तो आप कंसंट्रेशन करते हैं, कंसंट्रेशन की क्रियाएं धारणा में आ जाएंगी। ध्यान में हम मेडिटेशन में उतरते हैं, और मेडिटेशन से तात्पर्य होता है ट्रांसीडेंटलिज्म। ट्रांसीडेंटलिज्म से तात्पर्य मधुरेश केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और हमारे यहाँ साइंस के प्रोफेसर हैं। हमने तीनों 3 डायमेंशनल पूरा स्टडी की गई है। टाइम, स्पेस और मैटर। टाइम और स्पेस और मैटर की तरह पूरी तरह से इन्वॉल्व होना, पूरी तरह से इंटीग्रेट हो जाने का काम अपू जो है वो धारणा रहता है। और ध्यान में इनसे ऊपर उठ जाने की बात होती है, उनसे ऊपर उठ जाने। हम टाइम, स्पेस और मैटर से दोनों से हट करके जब बात आते हैं तो मेडिटेशन में पहुंचते हैं। एक ऐसे बिंदु पर हम अपने सूक्ष्म शरीर को स्थापित करते हैं। कोई भी चक्र हम ले सकते हैं, चक्रों में आत्मा के स्थान की बात आती है। हमने मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक की यात्रा की है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र, ये वर्जित क्षेत्र माने जाते हैं। यात्रा हम करने के रुकते नहीं है। अनाहत क्षेत्र से जो हमारी सही यात्रा प्रारंभ होती है। अनाहत क्षेत्र, विशुद्ध क्षेत्र, आज्ञा क्षेत्र, आज्ञा चक्र का क्षेत्र, आज्ञा चक्र, फिर सहस्रार का क्षेत्र। सहस्रार का क्षेत्र सबसे पवित्र क्षेत्र है, जो कि ब्रह्मरंध्र के पास हमारा जुड़ा रहता है। वहां पर ध्यान लगाने की बात सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यदि उससे नीचे आते हैं तो आप आज्ञा चक्र पर भी ध्यान लगा सकते हैं। आज्ञा चक्र से हटकर विशुद्ध चक्र को लगाते हैं। बहुत से लोगों ने अनाहत चक्र का क्षेत्र है, उसी को ही जो है आत्मा के निवास का क्षेत्र बनाया है। वहां से कनेक्ट करना जो है धारणा की, ध्यान की बात आ जाती है। ये डायरेक्ट ट्रांसीडेंटल मेडिटेशन की बात चल रही है। यहाँ पर मैं मेडिटेशन की बात करना चाहता हूँ। तो ट्रांसीडेंटलिज्म मेडिटेशन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप सोते हैं ना, निद्रा में क्या करते हैं? निद्रा में जाने के बाद में आपको आनंद क्यों आता है, सुख क्यों, अनुभव क्यों होता है? इसलिए जब आप सोते हैं तो समय का पता नहीं रहता। सोते हैं तो व्यक्ति स्थान का पता नहीं रहता है, और सोते हैं तो आपको स्थान का पता नहीं रहता है। टाइम, स्पेस और मैटर तीनों से आप अलग रहते हैं, तब निद्रा आती है। और कोई भी प्रकृति का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो कि सोता ना हो। पशु सोते हैं, वृक्ष सोते हैं, ब्रह्मा जिन्होंने संसार का निर्माण किया वो भी सोते हैं। उनके भी सोने का बताते हैं, एक दिन की निद्रा कितने कल्प बराबर होती है। अगर हम सोए नहीं तो पागल हो जाए। जो जितने ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं नींद के लिए, जितने सेडेटिव दिए जाते हैं रोग को ठीक करने के लिए, वो सब सोने का ही जो है वो काम करते हैं, सोने का ही काम करते हैं। तो ये जो निद्रा है, और एक चिर निद्रा जिसको मृत्यु कह दिया है। चिर निद्रा मृत्यु का है, जिसमें कि प्राणी निकल जाते हैं, आत्मा शरीर चल जाती है। इनके बीच का सचेष्ट निद्रा जो होती है उसका नाम ध्यान है, उसका नाम मेडिटेशन। मेडिटेशन में वो सारी चीजें हम करते हैं जो कि निद्रा में हमको प्राप्त होती हैं, लेकिन
निद्रा में हम सोते हैं और सोने के बाद एक सुषुप्तावस्था रहती है, हमारा वो बीज जो है वो बना रहता है, वो जीव बना रहता है, बीज बना रहता है। उस बीज और जीव के साथ में हम पूरी सचेष्ट क्रिया जो होती है वो ध्यान के अंतर्गत होती है। हम उसमें सचेष्ट रहते हैं और इसमें निश्चेष्ट रहते हैं। एक मिनट रखो, ये सौमित्र 3 बजे लिखता है, 3:30 में लिखता है। अरे कमाल कर दिया आपने मुझे। तो अलग लिया है क्या? तो आप शुरू कीजिए, मैं 5 मिनट जोड़ रहा हूँ, जस्ट 5 मिनट। हमारा दूसरा कार्यक्रम उसमें कमिश्नर और सब जुड़ गए हैं, संक्षेप में बात करना चाहूंगा आपसे। वो ये कि वो चिर निद्रा मृत्यु है, निद्रा है, निद्रा में हम सोते हैं, लेकिन जो है वो कुछ न कुछ शेष रहता है, सचेष्ट नहीं रहते हैं, शरीर जो है वो शांत रहता है। इसमें क्या पूरी मन तन सब कुछ स्थिर करते हुए मेडिटेशन हम करते हैं। ये सारी चीजें जो जोड़ती हैं हमको, उसका नाम योग है। उसका समाधि पता है, समाधि में बिल्कुल हमको पता नहीं रहता। योग के अंतर्गत हम व्यक्ति को समाज से जोड़ते हैं, हम अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों को जोड़ते हैं, अंगों को रक्त मज्जा इत्यादि जोड़ते हैं, प्राण से हम उसको जोड़ते हैं। हम समझिए कि जो संबंध है, समाज के संबंध है, उनके साथ में हम जोड़ते हैं। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत अच्छी बात की है, युक्त आहार विहार से, आहार विहार युक्त होना चाहिए। युक्त चेष्टा से कर्मसु, कर्मों में चेष्टावान भी योग, और आप उसके लिखा है युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्म, युक्त स्वप्नावबोध से, जागरण में और सोने में योगो भवति दुःखा, योग से ही दुखों का जो वो हरण होता है। तो इसमें युक्त से तात्पर्य योजनाबद्ध ढंग से, योगी व्यक्ति योजनाबद्ध ढंग से काम करता है। कोई भी समझिए कि अलर्ट अब जिसे कहते हैं जो भाषा में, वैसा नहीं करता है, कैजुअल होकर के वो काम नहीं करता है। इसलिए योग आवश्यक है। योग इसी परिभाषा से ही जो है योगा कर्मसु कौशलम का भाव इसमें जागृत हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि दूसरा कार्यक्रम 3:30 बजे से है, अभी फोन आया तो 3 बजे सर्कुलेट हो गया, उसमें भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। और मैं सुबह से आज योग परिभाषा दे रहा हूँ, मुझे आपने बुलाया। मैं आज की जो कमी है किसी और दिन पूरी करूंगा। आप सब लोग जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आचार्य श्री, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इतना व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाला हम छोटे भाइयों के लिए, आपका बहुत बहुत आभार है। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और सर अब यदि आप छोड़ना चाहें तो मीटिंग छोड़ सकते हैं, सुनना चाहें तो वैसे आप नहीं सुन पाएंगे, तो वीडियो मैं आपको सर भेज दूंगा बाद में। जो हमारे आकाश जी बहुत अच्छे योग मित्र हैं और काफ़ी अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप सुनते, लेकिन समय की मर्यादा है, समय का अभाव के कारण। तो हम सब आचार्य श्री को विदा करें। और सर से यदि कोई क्वेश्चन है, किसी को कुछ पूछना है तो 2 मिनट, एक क्वेश्चन, कोई नहीं? ठीक है सर, ओके सर, प्रणाम सर। आप सर हम लोग अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि जी प्रणाम सर, आपके सुंदर और सारगर्भित उद्बोधन के बाद अब तो आप सभी का पुनः स्वागत, अभिनंदन है। सर के साथ बहुत से लोग जुड़ते हैं, मेरे ख्याल से वो लोग जाएंगे, लेकिन हम लोग अभी रहेंगे। तो मैं बात करूंगा इंटरनेशनल योग दिवस, जब ये इंटरनेशनली मनाने की बात चली होगी तो एक लोगो भी बनता है, लोगो बनाया गया। तो लोगों के बारे में यदि आप देखेंगे, लोगों को मैंने अपने पोस्टर में दिया हुआ है, आप सभी भली भांति परिचित होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लोगों में एक व्यक्ति आपको दोनों हाथ जोड़े हुए दिखाया गया है, जो योग के साथ साथ मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच की एकता को दर्शाता है। और इस लोगों को बनाने में हरे, भूरे, पीले और नीले रंगों का इस्तेमाल किया गया है, और ये रंग अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। योग के लोगों में दिखाई गई हरे रंग की पंक्तियां प्रकृति का प्रतीक है, भूरे रंग की पंक्तियां पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, नीला रंग पानी का प्रतीक है, पीला रंग आम तत्व का प्रतीक है, और सूरज ऊर्जा और प्रेरणा के स्रोत का प्रतीक है। इसके अलावा इस लोगों में सबसे नीचे योग फॉर हार्मोनी एंड पीस लिखा हुआ है, क्योंकि योग लोगों की मदद कर हार्मोनी को और पीस को बढ़ावा देता है। तो ये था थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय लोगों के बारे में। अब हमारे जो आज के दूसरे मुख्य वक्ता हैं, आदरणीय श्री आकाश भगत जी,
जो कि इंदौर से हैं। इनके परिचय के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर जुड़े हैं, आदरणीय संजय ठाकुर सर, जो ऑस्ट्रेलिया पर्थ से जुड़े हैं, जियोलॉजिस्ट हैं। उनसे मैं आप सभी की मदद से आप निवेदन करूंगा कि आकाश जी का परिचय दें, लोगों को बताएं आकाश जी के बारे में संक्षिप्त परिचय, जस्ट फॉर 2 मिनट्स। संजय जी सर। थैंक यू मधुरेश, और मेरे सभी सीनियर्स को मेरा प्रणाम, मेरे मित्रों को, मेरे भाइयों को नमस्कार। किसी भी कंट्री समाज के मूल में मानव है, और ह्यूमन वेलबींग के लिए हर समय हर समाज में कुछ लोगों ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अलग कुछ किया जिससे समाज को फायदा हो, जिससे समाज प्रोग्रेस करे, स्वस्थ रहे, अच्छे विचार नए नए आए, प्रोग्रेस हो। इसी कड़ी में आज हमारे बीच में भगत जी हैं, आकाश भगत जी हैं, जो समाज के बीच में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज का बहुत भला कर रहे हैं। तो संक्षिप्त परिचय उनके लिए कि आपने डिप्लोमा योगा थेरेपी से किया, फिर मास्टर किया योगा से इंदौर के DAVV विश्वविद्यालय से। आपने एक इंटेंसिव कोर्स किया एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से। पिछले 10 सालों से आप समाज को जो लाइफ स्टाइल की वजह से बहुत समस्याएं जूझ रहे हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो करेक्ट कर रहे हैं। जैसे BP है, सर्वाइकल, स्लिप डिस्क, शुगर की प्रॉब्लम्स है, डायबिटिक जो हैं, तो उनके ट्रीटमेंट को योगा थेरेपी के माध्यम से वो कर रहे हैं समाज के बीच में। पेंडेमिक टाइम है, ये ऑनलाइन का बहुत बड़ा, शायद आप पहले भी कर रहे होंगे, लेकिन अभी जो है बहुत ज्यादा वो इन्वॉल्व हैं ऑनलाइन काउंसलिंग में और योगा थेरेपी ऑनलाइन के थ्रू। और उसमें ना सिर्फ भारत के बल्कि विदेशी व्यक्ति भी जिन्हें पता लगता है या जिन्हें जरूरत है, जिन्हें सुन रखा है या जिन्हें फायदा हुआ, वो उनके संपर्क में है। और आप ये काम बहुत शिद्दत के साथ में कर रहे हैं, बहुत कोई आपका अपना इंटरेस्ट सिर्फ एक है कि समाज का भला हो। तो आज आप हमारे बीच में हैं, हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि आज वो अपने विचार हम सब लोगों के सामने रखें, और अपने ज्ञान से जो आपकी काउंसलिंग है हम लोगों के भी काम आएगी। आचार्य आकाश भगत जी। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं आप सभी की मदद से पुनः आकाश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वैसे आकाश जी इसके पहले भी हमारे लास्ट ईयर प्रोग्राम में भी आ चुके हैं और लोगों ने काफ़ी सराहा था, और सर का प्रवचन जो मतलब योगा के बारे में जो ज्ञान की वर्षा इन्होंने की थी वो अद्भुत थी। और इस बार भी और कुछ नया हमको सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा। इसी के साथ आकाश जी आपका मंच है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। सर 1 मिनट सर, आप सभी से पुनः आग्रह है कि जितने भी लोग हैं अपना कैमरा ऑन रखें, प्लीज प्लीज सर। जी, मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? एक बार आप जी आ रही है। वरुण जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतनी मधुर शुरुआत करी है इस पूरे योग के सेशन की। बहुत बहुत धन्यवाद। जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, उन योगेश्वर का भी जो प्रिय, सबसे प्रिय जो उनके पास में सदैव बना रहा है वो बांसुरी ही है। तो योग के सेशन की शुरुआत बांसुरी से हो, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जब भी हम योग की बात करते हैं तो उसमें हमेशा मेरा इंटरेस्ट इस बात पर रहता है कि उसको हम शुरुआत इस बात से करें कि मेरे लिए योग का इंपॉर्टेंस क्या है, मैं क्यों योग करूं। वैसे योग फिलॉसफी का सब्जेक्ट है हमारे भारत में, रदर देन साइकोलॉजी फिलॉसफी पर जोर ज्यादा है। अभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, पहले नहीं होती थी क्योंकि हम फिलॉसफी पर ज्यादा फोकस करते थे। फिलॉसफी पर जाते हैं तो साइकोलॉजी अपने आप सॉल्व हो जाती है। 6 मेन हमारे यहाँ के फिलोसॉफिकल स्ट्रीम्स हैं, 6 मुख्य दर्शन हैं, षड दर्शन कहते हैं। उसमें से एक योग दर्शन है। योग दर्शन कहाँ से आया, कैसे आया, कौन सूत्रकार है, अभी हमने आदरणीय आचार्य जी से उस बारे में सुना ही काफी सारा। पर मेरे लिए योग क्यों महत्वपूर्ण है? अगर मैं स्वस्थ हूँ, हम में से अधिकतर मानते हैं स्वस्थ होंगे ही, तो मैं क्यों योग करूँ? अभी योग का बड़ा प्रचलन इस कारण से हो गया है कि योग एज ए थेरेपी कई लाइफ स्टाइल डिसीज को ठीक करता है। BP है, श्योरली ठीक हो जाएगा। आपको शुगर है तो योग से मैनेज हो जाएगी। बैकएक है, योग उसको ठीक करता है। सर्वाइकल है, योग ठीक करता है। इंसोमेनिया है, नींद नहीं आ रही, योग उसको ठीक करता है। पर इसलिए योग नहीं बना है, योग बना किसी और बात के लिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम आगे की यात्रा पर बढ़ सकें, जिस चीज के लिए हमारा जन्म हुआ है उस पर हम बढ़ सकें। उसके लिए पहली स्टेप हमारा शरीर है। मैं बहुत कुछ करना चाहूं पर शरीर साथ ना दे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए योग एक प्रैक्टिकल फिलोसॉफिकल अप्रोच है। जो पूरा गीता का दर्शन है, जो भारत का पूरा दर्शन शास्त्र है, उसका आधार सांख्य दर्शन है। जो 6 दर्शन है उसमें सांख्य बड़ा इंपॉर्टेंट है। गीता भी सांख्य पर आधारित है।
भगवान कृष्ण भी अपने आप को मुनियों में कपिल मुनि कहते हैं, और कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता है। ऐसा कहते हैं कि सांख्य फिलोसॉफिकल पक्ष है, योग उसका व्यवहारिक पक्ष है। मैं कोई बड़ी बात कर दूं, कह दूं कि भैया आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, मैं चाहता हूं, पर हाउ आई कैन डू इट, मैं उसे करूं कैसे? मैं चाह रहा हूं पर करूं कैसे? मैं रसगुल्ला खाना चाह रहा हूं पर खाऊं कैसे? मुझे बनाना आना चाहिए या मुझे उसकी शौक पता होनी चाहिए, खरीदने के पैसे होना चाहिए। तो योग हमें टूल देता है कि आत्मा से परमात्मा को हम फील कर सकें, जान सकें, जुड़ सकें। तो हाउ वी कैन डू इट, वो योग एक टूल है। या और बेहतर शब्दों में मैं कहूँ तो योग एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड है, उस अवस्था में आने के बाद हम जो काम करेंगे वो योग होगा। योग भी एक्सरसाइज नहीं रह जाएगी। जरूरी नहीं कि मैं शरीर को खींचूं, तोड़ूं, मरोड़ूं, श्वास लूं या छोड़ूं, पर मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ और उसमें रहने के बाद मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं प्लम्बिंग कर रहा हूँ, मैं फाइट कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, दैट विल बिकम योगा। इसको और बेहतर समझते हैं भगवान कृष्ण और अर्जुन के उदाहरण से। अर्जुन और भगवान कृष्ण पूरे समय साथ में है महाभारत के युद्ध की तैयारियों के दौरान। अर्जुन सेनाओं को इकट्ठा कर रहा है। अर्जुन ने संकल्प करा है कि मैं द्रौपदी के खुले केशों का बदला लूंगा। अर्जुन ने संकल्प करा है कि मैं धर्म के राज्य की स्थापना करूंगा। अर्जुन को पता है कि हमारे साथ में जो हुआ है वो अधर्म हुआ है, पाप हुआ है। अर्जुन सेनाएं इकट्ठी कर रहा है। अर्जुन राजाओं को निमंत्रण दे रहा है। सेनाएं एकत्र हो गई है, सेनाओं के तंबू लग गए हैं, दिन निकट आ गया है, सेनाएं आमने सामने आ गई है, पर अभी तक वो कंफ्यूज है। सब कुछ करते हुए भी वो कंफ्यूज है। और यही हमारे साथ होता है। हम काम भी कर रहे हैं, हम सेनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, हम व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, हम अपनी जॉब कर रहे हैं, पर स्टिल आई एम कंफ्यूज कि ये वास्तव में यही करना चाह रहा हूं। और जब व्हेन द टाइम कम, अर्जुन ब्लास्ट हो जाता है, वो फट पड़ता है। कृष्ण से कहता है कि आप रथ को सेनाओं के बीच में ले चलिए। और सेनाओं के बीच में भी कृष्ण तो भगवान है, ब्रिलियंट है, वो अर्जुन के सबसे प्रिय गुरु द्रोण के सामने रथ ले जाके खड़ा करते हैं। और उनको देख करके अर्जुन विचलित हो जाता है और ये कहकर कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। लो बीपी के, डिप्रेशन के जो जो साइंस है वो सभी अर्जुन में उस समय पर प्रकट हो जाते हैं। पसीना आ रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, बोलते नहीं बन रहा है, जीभ लड़खड़ा रही है, ठंडा पसीना आ रहा है, पैर कहां पर है, मैं खड़े नहीं रह पा रहा हूं, मेरा गांडी मुझसे नहीं समझ रहा है। और अर्जुन वहीं अब मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर के बैठ जाता है। अब ऐसे समय पर, जिस समय की कृष्ण उसके साथी बने हुए हैं, पूरा युद्ध का दारोमदार अर्जुन के ऊपर है, वो तैयारियां करके आ रहा था, अगर हम उस जगह पर होते तो क्या बीतती। और सारे अच्छे लॉजिक अर्जुन देता है। अर्जुन कहता है कि इससे तो भीख मांगना बेहतर है। अर्जुन कहता है कि इससे तो राज्य ना पाना बेहतर है। इतने खून से सने हुए राज्य को लेकर हम क्या करेंगे, हम अपने भाइयों को मारते कि क्या पाएंगे। सारे अच्छे अच्छे लॉजिक अर्जुन देता है, जो किसी को भी लगेगा रे वाह कितनी अच्छी बात क्या है। पर उस समय कृष्ण बिना विचलित हुए, बिना अर्जुन पर आवेश हुए, प्रसन्नता के साथ में अर्जुन का समाधान करते हैं। और वो जो समाधान करते हैं वो समाधान ही वास्तव में योग है। गीता के हर अध्याय में लिखा हुआ है भक्ति योग, कर्म योग, सांख्य योग, हर अध्याय का जो प्रफिक्स है वो एक योग के रूप में जुड़ा हुआ है। अर्जुन को अपने कर्म भूमि में, कुरुक्षेत्र में एक्टिव होने के लिए भगवान कृष्ण जिस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो करने को कह रहे हैं वो योग है। और क्या कह के वो कन्विंस कर रहे हैं, राज्य का लालच नहीं दे रहे, वे कह रहे हैं कि तेरा धर्म है और धर्म नहीं करना पाप है। क्षत्रिय है तो धर्म है, वहां पे धर्म से मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है, मेरा अपना जीवन का जो धर्म है वो धर्म है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं योगस्य कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग है। तुम जय पराजय में, लाभ हानि में, हार जीत में एक हो जाओगे तो वो योग है। अब कहने में ये बात कितनी अच्छी लगती है। वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम इस स्टेट में आकर के युद्ध करो। वे उसे शिवशासन करते युद्ध लड़ने की बात नहीं कह रहे। वे ये नहीं कह रहे कि तुम शरीर को खींचो तो युद्ध करो, जो अभी हमें योग दिखाई देता है। अभी जब योग का ऐसे इंप्रेशन आता है दिमाग में तो यही आता है कि कोई खींच रहा है, कोई तोड़ रहा है, कोई मरोड़ रहा है, कोई सिर के बल खड़ा है, कोई पेट खींच रहा है, कोई कुछ ऐसे अजीब से इंप्रेशन हमारे दिमाग में योग के आते हैं। लगता है ये हम नहीं कर सकते। रामदेव बाबा आते हैं, शिल्पा शेट्टी आती है, कुछ और भी आते हैं। योग मतलब कुछ ऐसा है कि उन्होंने खींच दिया शरीर को। और कृष्ण कह रहे हैं कि ये नहीं भैया, तुम समत्वम योग उच्यते। यदि आप विचलित नहीं हो रहे, चाहे प्रशंसा हो चाहे निंदा हो, चाहे जीत हो चाहे हार, यदि तू स्थिर है अर्जुन तो तू योग में है और योग में स्थित होकर के युद्ध कर। तो उस स्टेट ऑफ माइंड में यदि हम हैं तो फिर हम जो करेंगे वो योग होगा और बहुत सुंदर होगा। वे कहते हैं योग कर्मसु कौशल। हम जो करेंगे वो परफेक्ट होगा। भोजन बनाएंगे सुंदर व्यवस्थित परफेक्ट बनेगा। टीचिंग करेंगे व्यवस्थित होगी, सुंदर होगी, परफेक्ट होगी।
झाड़ू निकालेंगे, साफ सुथरी, व्यवस्थित, सुंदर, आनंद देने वाली होगी। हम जो काम करेंगे दैट विल बी वेरी परफेक्ट। योग कर्मसु कौशलम हो जाएगा। पर बात यह कि स्टेट ऑफ माइंड को पाया कैसे जाए, तो उस पाने के लिए हमें महर्षि पतंजलि रास्ता बताते हैं, वे हमें टूल देते हैं। ये बात तो आगे ध्यान में कि हाँ, यदि मैं एक स्टेट ऑफ माइंड में हूँ तो डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। योग हमें पॉजिटिव होने की बात कभी नहीं करता है। योग हमें प्रसन्न रहने की बात भी कभी नहीं कहता है। योग हमें बैलेंस रहने की बात करता है। दुख इम्बैलेंस है, खुशी भी इम्बैलेंस है। तो हम कभी दुख में चले जाते हैं तो सुख ढूंढते हैं, पर योग कह रहा है कि इन दोनों से विड्रॉ हो जाओगे। समत्वम योग उच्चते, समत्व योग है, दिन है या रात है, खाया है या नहीं खाया है, परिस्थितियां कैसे भी है, मैं स्थिर बुद्धि हूँ, मैं बैलेंस में हूँ। जैसे हमारे मोदी जी हैं, मतलब कभी आप लोग ध्यान करेंगे तो ऐसा ध्यान में आएगा, अनेक विकट स्थिति में भी ये व्यक्ति कैसे बैलेंस रह जाता है, कैसे विचलित नहीं होता है, उसमें योग ही बड़ा सहारा है। काम छोटा या बड़े की बात नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हैं, चाहे वो फल सब्जी बेचने वाला सामान्य व्यक्ति है, वो दोनों ही योगस्थ हैं, योग में स्थित है, तो कर्म अद्भुत है। उस स्टेट ऑफ माइंड को पाने के लिए पतंजलि टूल देते हैं। उन टूल्स के बारे में हमें अभी आचार्य जी ने बताया। अष्टांग योग देते हैं। अष्टांग योग में 8 चीजें हमें बताते हैं, यम, नियम, देन आसन, अभी हम आसनों की थोड़ी बात करेंगे, देन प्राणायाम, ये चौथे नंबर पे, फिर प्रत्याहार जो बहुत सुंदर तरीके से आचार्य जी ने बताया था, फिर धारणा, फिर ध्यान। कई लोग सीधे ध्यान पर जाते हैं, वो ठीक नहीं है, आचार्य जी ने भी कहा था कि ठीक नहीं सीधे ध्यान पर जाना। फिर समाधि, ध्यान के बाद समाधि की स्थिति आती है। अभी हम केवल इसमें से 2 टूल डिस्कस करते हैं, आसन और प्राणायाम। केवल आसन को भी यदि ठीक से ग्रिप कर लिया जाए तो कोई इमेजिन कर सकता है, अपने आप में बड़ी बात है कि शरीर को खींचकर, तान कर, किसी एक पोज में स्टेबल करके आप अपने माइंड पे काम कर रहे हैं। हम अपने माइंड को समझ पर क्यों ले जा रहे हैं? हमारा भारतीय दर्शन इतना अद्भुत है कि शरीर के एक एक अवयव पर, एक एक मूवमेंट पर उसने गहरा काम किया है। हालांकि मेरा ये कहना है कि केवल योग नहीं, किसी भी रास्ते आ जाए, संगीत भारतीय में गहरे उतर जाए, नृत्य में उतर जाए, वादन में उतर जाए, गायन में उतर जाए, कोई भारतीय विद्या पकड़ ले, वो अंततः हमें योगस्थ की ओर ही ले जाएगी यदि हम कह रहे हैं तो। पर शरीर को भी साधन बना दिया, एक्सरसाइज को भी साधन बना दिया। अभी इसका मैं ठीक विपरीत बताता हूं तो योग की स्थिति ध्यान में आएगी। जो लोग जिम जाते हैं, आपके परिवार में या आपके आसपास में या आपके कंसर्न में जो भी जिम जाते हैं, तो यूथ के बीच में ज्यादा मैं काम करता हूं और वो लोग ज्यादा जुड़े भी रहते हैं। जिम जाने का सीधे मैं मना नहीं करता हूँ कि बच्चों में कहता हूँ कर लो, और उसका अपने मन पर असर समझो कि क्या असर हो रहा है। जो भी बच्चे जिम करते हैं, कार्डियो करते हैं, एरोबिक करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग की मना नहीं, ऐसा नहीं है, पर जब वे करते हैं तो उनके मन पर क्या असर हो रहा है। जब मैं शरीर से कुछ कर रहा हूँ तो मेरे 2 न्यूरो सिस्टम है, एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, तो वो मेरे मन की ट्रेनिंग कर रहा है, मेरा न्यूरो सिस्टम ट्रेन हो रहा है। तो मैं अपने न्यूरो सिस्टम को व्हाइल आई एम जिमिंग पूरे समय हाई पर ले जा रहा हूँ, उसको उत्तेजना की ओर ले जा रहा हूँ, और उस उत्तेजना में बार बार ले जाने के कारण से मेरा मन धीरे धीरे शॉर्ट टेम्पर्ड होने लगता है। तो थोड़ा भी कॉन्शियस वॉच करेंगे तो दोज हु आर गोइंग टू जिम दे आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड। वे जल्दी डिस्टर्ब होंगे, वो कभी भी गुस्से में आ जाएंगे, वो कभी भी जरा से में बिखर जाएंगे। बचपन में ध्यान में होगा कि हमने 4 जूते भी खा लिए, चाटे भी खा लिए, डांट भी खा ली, पर हम तब भी मस्ती में है, मजे में। पर अभी जो बच्चे जिम जा रहे हैं फिजिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, पर एट द सेम टाइम दे आर मेंटली वेरी वीक। थोड़ा सा भी आघात वे सहन नहीं कर पाते हैं, मानसिक रूप से बिखर पड़ते हैं। किसी ने घूर के देख लिया, किसी ने कुछ बुरा कह दिया, घर में किसी ने काम बता दिया, कोई गाड़ी स्लो चल रही है, वो इन छोटी छोटी बातों को भी सहन नहीं कर पा रहे। ये हो क्या रहा है कि हाउ दे आर ट्रेनिंग देयर बॉडी, वो अपनी बॉडी को जैसा ट्रेन कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली दे आर ट्रेनिंग देयर माइंड, वो अपने माइंड को वैसा ट्रेन कर रहे हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने इस सूत्र को पकड़ा और बहुत गहरे में पकड़ा कि मैं अपने शरीर को कैसे ट्रेन कर लूं कि मेरा माइंड इस लेवल पर तैयार हो जाए कि कितनी भी एडवर्स कंडीशन हो जाए, कितना भी विपरीत परिस्थितियों में मैं चला जाऊं, पर मैं योगस्थ रहूं, मैं स्थिर रहूं, मैं विचलित ना हूं। क्योंकि परिस्थितियों पर तो हमारा नियंत्रण नहीं है, पर परिस्थितियों में हाउ टू रिएक्ट वो तो मेरे ऊपर है। पर अभी तो ऐसी स्थितियां होगी कि आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो बचपन में जिन परिस्थितियों को हम इजीली हैंडल कर पाते थे, यंग जनरेशन में एट द टाइम ऑफ द यंग हम बड़ी स्थितियों में भी आसानी से रास्ता निकाल लेते थे, डिस्टर्ब नहीं करती थी। पर ओवर द टाइम द सेम कंडीशन अब हमें डिस्टर्ब करती है, अब हम कॉप अप नहीं कर पाते, अब हमें हेडेक हो जाता है, हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। योग ने ऐसा रास्ता निकाला कि ट्रेन द बॉडी फॉर ट्रेनिंग द माइंड। हम बॉडी को ऐसे ट्रेन करें कि हम अपने मन को उस स्टेट ऑफ माइंड के लिए तैयार कर सकें। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि सूत्र देते हैं। आचार्य जी ने बताया कि वे सूत्र देते हैं, वे सूत्रकार हैं। तो उन्होंने सूत्रों के फॉर्म में हमें
डिराइव किया है योग को। तो आसनों के बारे में केवल 3 सूत्र कहते हैं। यूं आसनों की संख्या 84 लाख है। एक शिव संहिता नामक टेक्स्ट है जिसमें भगवान शंकर माता पार्वती को योग की शिक्षा दे रहे हैं, और उसमें कहते हैं कि देवी भगवती आसन उतने ही जानिए जितनी योनियां हैं। 84 लाख योनियां, 84 लाख आसन है। पर महर्षि पतंजलि किसी आसन का नाम नहीं बता रहे, प्रोसेस नहीं बता रहे। ही इज गिविंग जस्ट ए फॉर्मूला। वे कह रहे स्थिर सुखम आसन। आप शरीर को किसी भी पोज में ले जाइए, आप चाहे ताड़ासन की तरह तान दीजिए, चाहे आप साइड बेंडिंग कर दीजिए, चाहे आप बैक बेंडिंग कर दीजिए, बट स्थिर सुखम आसन। आप उसमें स्टेबल है कि नहीं, आप उसमें सुखपूर्वक है कि नहीं, तो ही वो आसन है। इसको न्यूरो लेवल पे समझते हैं। जब मैंने अपने शरीर को स्ट्रेच कर दिया, अब मेरे सिस्टम 2 तरीके से काम कर रहे हैं। एक कह रहा है कि अब हो गया भैया, बहुत वापस आ जाओ, और एक कह रहा है कि नहीं अभी और। तो मैं अपने शरीर को तनावों में हैंडल करने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। मैं अपने न्यूरो सिस्टम को स्ट्रेच में भी रिलैक्स रहने के लिए ट्रेन कर रहा हूँ। और साथ ही क्या कहते हैं, आप खूब तानिए, खूब खींचिए, पर स्थिर रहिए ना, सुखपूर्वक रहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। तो शुरू में मैं 10 सेकंड रुक पाऊंगा, 20 सेकंड रुक पाऊंगा, 1 मिनट रुक पाऊंगा, 2 मिनट रुक पाऊंगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा रुक पाऊंगा किसी भी पोज में। तब वो कहते हैं कि हाँ अब आपका आसन सिद्ध हो गया है। और जब कोई आसन, भले वो एक हो, जरूरी नहीं कि वैरायटी ऑफ आसन करें, भले एक आसन हो, सिंपल ताड़ासन भी हो, यदि उसे स्थिर सुखम के पैटर्न पर किया जाए तो हमारे मन को इस लेवल पर ट्रेन कर देता है कि अब जब एडवर्स कंडीशंस बनेगी, अब जब तनाव की स्थितियां बनेगी, तो शरीर उसके लिए ट्रेंड है, मन उसके लिए ट्रेंड है। मेरा ब्रीथ डिस्टर्ब नहीं होगा, मेरी श्वास इजी रहेगी, मेरी हार्ट बीट डिस्टर्ब नहीं होगी, मेरा पल्स ठीक रहेगा, मेरा बीपी ठीक रहेगा, मेरा ब्लड फ्लो ठीक रहेगा। और जब ये सब ठीक रहेगा तो मैं अपने मन को, अपने माइंड को ज्यादा बेहतर तरीके से यूज कर सकूंगा। एडवर्स कंडीशन में सबसे पहले, क्योंकि हमारा सिस्टम उसके लिए तैयार नहीं है, तो सिस्टम तैयार होने के लिए ज्यादा ब्लड सप्लाई मांगता है, इसलिए इसे ज्यादा सप्लाई नहीं मिल पाती और तुरंत ही हमारा साथ छोड़ता है, सूझ पड़ना बंद हो जाती है सबसे पहले। तो यदि शरीर तैयार है कि बीपी डिस्टर्ब नहीं होगा भैया, पल्स डिस्टर्ब नहीं होगी, ब्रीथ डिस्टर्ब नहीं होगी, तो ही इज रेडी टू कॉप विद द कंडीशन। ये रास्ता निकाल देगा, ये परेशान नहीं करेगा। तो ये स्थिर सुखम आसनम पहला फॉर्मूला उनका है। सेकेंड वो कहते हैं, केवल 3 कहते हैं, मैं चाहूंगा कि ये सूत्र हमें अगर ध्यान में आ जाएंगे तो ये जीवन भर के काम के सूत्र हैं। सेकेंड वो कहते हैं प्रयत्न शैथिल्य। आप एफर्टफुल मत कीजिए ना, आप एफर्टलेस कीजिए। प्रयत्न शैथिल्य को कैसे मानिए, वे आसन कीजिए, शीर्षासन कीजिए, ताड़ासन कीजिए, वीरभद्रासन कीजिए, चक्रासन कीजिए, एफर्टलेस कीजिए, बलपूर्वक मत कीजिए, खींच तान के मत कीजिए। होता क्या है कि जब मैं अपने शरीर को किसी पोज में ले जाने के लिए बल लगाता हूँ, तो हमारा न्यूरो और हमारा शरीर और हमारा मन, ये बहुत डेलिकेट सिस्टम है। उसको लगता है कोई मुझ पर फोर्स लगा रहा है, तो विरोध करता है, सपोर्ट नहीं करेगा, वो अपोज करेगा। जैसे मैं अगर आपको अपनी ओर खींचना चाहूँ जोर से, तो आप आएंगे नहीं, आप अपोज करेंगे, आप विरोध करेंगे मेरे पास आने का। तो यदि मैं प्रेम से गले लगना चाहूंगा आपके, तो आप भी मेरी तरफ बढ़ेंगे। यदि मैं तितली पकड़ने जाऊंगा तो वो उड़ जाएगी, पर मैं चुपचाप जाके बैठ जाऊंगा तो वो मेरे पास आके बैठ जाएगी। तो शरीर और न्यूरो उतना ही सेंसिटिव इश्यू है। किसी आसन में जाने के लिए यदि मैंने ताकत लगा दी, मैंने बल लगा दिया, तो वो रेजिस्ट करेगा, वो स्टीफ हो जाएगा, वो सपोर्ट नहीं करेगा। पर जब मैं धीरे धीरे, यदि मैंने इतना खींचा, थोड़ा यहाँ पे ठहर गए, फिर थोड़ा सा और खींच दिया, थोड़ा ठहर गए, फिर थोड़ा सा और खींच दिया, तो हम उसको धीरे 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 प्रयत्न शैथिल्य के फॉर्म में ले जा रहे हैं। और इस फॉर्मूले को अपना लेने भर से हमें लगता है कि हम बड़े कठिन कामों को भी इजीली कर जाते हैं। क्योंकि हमको, जो सामान्यतः लोग कहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, पर योग कहता है कि अपने कंफर्ट जोन को इंक्रीज कर लीजिए। जैसे भगवान कृष्ण है तो वो युद्ध के मैदान में भी उतने ही प्रसन्न है जितने वो नृत्य के समय। तो युद्ध भी उनके कंफर्ट जोन का ही पार्ट है, वो उसके बियॉन्ड नहीं है। तो योग कहता है अपने कंफर्ट जोन को आप बढ़ा लीजिए, तब स्ट्रेस को धीरे 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 इंक्रीज कीजिए, प्रयत्न शैथिल्य। पर बल लगाए तो आप शरीर से संघर्ष कर बैठेंगे, आपका न्यूरो सिस्टम स्ट्रगल करेगा। स्ट्रगल मत करने दीजिए ना, इतना खींचिए, लेट इट सेटल हो गया, चलो भैया एक कदम और बढ़ सकते और खींच दीजिए, तो हल्के हल्के ट्यून करना। तो ये सूत्र है, तभी हो गया। और ये सूत्र अगर आप ये प्रैक्टिकल है, फिलॉसफी का एग्जैक्ट प्रैक्टिकल फॉर्म है। पर ये सूत्र यदि इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं व्हाइल प्रैक्टिसिंग, तो फिर हम जिम कर रहे हैं। जैसे योग में अभी कई बार देखने में आता है कि जंपिंग, जॉगिंग, उछल कूद और सब कुछ हो रहा है, वो एक्सरसाइज का बेनिफिट देगा, उसका दोष नहीं है। हमें एक्सरसाइज का बेनिफिट तो मिलेगा ही, उसका जो फिजिकल बेनिफिट्स है वो मिलना ही है, पर वो योग नहीं है। योग तो वो है जब वो स्थिर सुखम है, जब वो प्रयत्न शैथिल्य है।
और जब ये दोनों होते हैं तो क्या हो जाता है? पतंजलि लास्ट फॉर्मूला देते हैं, वे कहते हैं ततो द्वंद्वा नविघातः। द्वंद्व समाप्त नहीं होते हैं, द्वंद्व हमें आघात करना बंद कर देते हैं। कंडीशंस तो नहीं बदलेगी हमारे आसपास की, पर वे कंडीशंस हमें डिस्टर्ब करना बंद कर देगी। हम उनमें इजीली अपना रास्ता बना लेंगे, हम कॉन्शियसली उसमें से ठीक क्या हो सकता है वो विचार कर लेंगे और वैसा एक्शन ले लेंगे। शुरू शुरू में तो लग रहा है कि खींच दिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर एक स्टेज ऐसी आ जाएगी जब ये स्टेज आघात नहीं कर रहा है, ततो द्वंद्वा नविघातः। तो महर्षि पतंजलि हमें 3 बेसिक फॉर्मूले योग के लिए देते हैं। स्थिर, सुखम, आसनम। आप स्टेबल हैं और उसमें कंफर्टेबल है। प्रयत्न शैथिल्य, एफर्टलेस, बलपूर्वक नहीं, ताकत से नहीं, जबरदस्ती नहीं, मिनिमम एफर्ट। ततो द्वंद्वा नविघातः, इन दोनों को साध लिया तो द्वंद्व समाप्त हो जाएगा, स्ट्रगल समाप्त हो जाएंगे। भीतर के, बाहर के नहीं। बाहर की उठापटक तो हर एक के जीवन में, वो कृष्ण के जीवन में भी है, वो अर्जुन में भी है, वो हमारे जीवन में भी है, पर वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। विवेकानंद जी किसी भी स्थिति में है पर योगस्थ है, तो वो चीजें तो वही हैं, पर हम बदल जाते हैं, योग हमें बदल देता है। सेकंड जो बड़ा इंपॉर्टेंट टूल महर्षि पतंजलि हमें देते हैं, दैट इज प्राणायाम। प्राणायाम ब्रीथ के रूप में अभी हम समझते हैं, अभी हम एकदम प्राण पे नहीं जा रहे हैं, उसको फर्स्ट टाइम ब्रीथ के रूप में समझते हैं कि ब्रीथ को किसी स्पेसिफिक पैटर्न पर हम चलाते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, डेप्थ चेंज करते हैं, रिदम चेंज करते हैं, कभी फोर्स से, कभी धीमे से, तो हम ब्रीथ पर कुछ काम कर रहे हैं। तो ये करता क्या है? एक योग ट्रेडिशनल टेक्स्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, उसका नाम है हठ योग प्रदीपिका। उसको स्वात्माराम एक महर्षि हुए हैं, ऋषि हुए हैं, जो गुरु गोरखनाथ की परंपरा के हैं, नाथ परंपरा के। तो स्वात्माराम जी का दिया हुआ टेक्स्ट है हठ प्रदीपिका। उसमें वे प्राणायाम को लेकर सुंदर बात कहते हैं। वे कहते हैं चले वाते चले चित्तम, निश्चले निश्चलम भवे। वायु तेज है तो आपका चित्त भी तेज है, और वायु स्थिर हो जाएगी तो चित्त भी स्थिर हो जाएगा। तो फिर हम मन पे ही काम कर रहे हैं। आसन भी टू ट्रेन द माइंड, प्राणायाम भी टू ट्रेन द माइंड। जिस समय हम गुस्से में होते हैं, जिस समय हम परेशान होते हैं, जिस समय हम डिस्टर्ब होते हैं, उस समय हमारा श्वास कैसा रहता है? बहुत फास्ट होगा। भले मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, भले मैं दौड़ नहीं लगा रहा हूँ, पर जिस समय मैं आवेश में आ गया तो पूरा सिस्टम शूट हो गया है, पूरा सिस्टम हाइट पर है, पल्स फास्ट है, बीपी ज्यादा है, ब्लड फ्लो ज्यादा होने के कारण से श्वास को तेज चलना पड़ता है, ग्लूकोज बर्निंग ज्यादा है क्योंकि पूरे शरीर को ज्यादा एनर्जी उस समय पर चाहिए। ग्लूकोज बर्निंग ज्यादा होने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, शरीर गर्म हो जाता है, आंखें बिल्कुल फैल जाती हैं, पूरा शरीर अलर्ट मोड में आ जाता है, चेहरा लाल हो जाता है क्योंकि ज्यादा ब्लड हमारे इन सेंस की तरफ आ जाता है। तो ये सारे सिस्टम को कॉप अप करने के लिए लंग्स को तेजी से ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है कि भैया बर्निंग ज्यादा हो रही है ग्लूकोज की, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो वो तेजी से सप्लाई करता है, तो ब्रीथ बिकम फास्ट। तो जब माइंड इज फास्ट एट दैट टाइम ब्रीथ इज फास्ट। चले वाते चले चित्तम। तो मैं चकित रह जाता हूँ कि सैकड़ों साल पहले ये लोग कितना अद्भुत फॉर्मूला दे गए, निश्चले निश्चलन भवे। यदि आप ब्रीथ को स्थिर कर लेंगे, लयबद्ध कर लेंगे, तो माइंड भी उतना ही स्थिर, लयबद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा। इसलिए ब्रीथ पर काम कीजिए। वो आगे कहते हैं कि इसलिए योगी को अपनी वायु को स्थिर करना चाहिए, वायु को शांत और स्थिर करना चाहिए। फिजिकली हम हाइट पर जा रहे हैं तो ब्रीथ फास्ट होना है, पर बैठे बैठे भी ब्रीथ फास्ट होना, ये आप सभी ने, हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है। तो ब्रीथ एक ऐसा पॉइंट है हमारे शरीर का जो ऑटोनॉमस फंक्शन और वॉलंटरी फंक्शन, इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करता है। ब्लड फ्लो टोटली ऑटोनॉमस फंक्शन, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हार्ट बीट टोटली ऑटोनॉमस फंक्शन, आई कैन नॉट कंट्रोल। हार्मोनल रिलीज टोटली ऑटोनॉमस फंक्शन, आई कैन नॉट कंट्रोल। डाइजेशन ऑटोनॉमस फंक्शन, पर मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ हिला रहा हूँ, दिस ऑल आर वॉलंटरी फंक्शन, ये मेरे कॉन्शियस कंट्रोल में है। बट ब्रीथ इट इज द ब्रीज। ये सो रहा हूँ तो अपने आप चल रही है, मैं चाह रहा हूँ तो ये चेंज भी कर सकता हूँ। तो ब्रीथ इज द ब्रीज बिटवीन वॉलंटरी एंड ऑटोनॉमस फंक्शन। तो इस ब्रीज को उन्होंने पकड़ा और कहा कि जो बीच का तार है ना ऑटोनॉमस और वॉलंटरी के बीच का, इसको आप साध लो तो सब सज जाएगा। तो प्राणायाम कोई सा करें, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, अनुलोम विलोम करें, उज्जाई करें, भ्रामरी करें, कुछ करें, पर उसका अल्टीमेट ब्रीथ का शांत होना है। प्राणायाम के दौरान जैसे आसनों में हम शरीर को ट्रेन कर रहे हैं टू बिकम रिलैक्स इन द स्ट्रेच, ऐसे ही प्राणायाम में हम श्वास को ट्रेन कर रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रीथ सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो डिसाइड करता है कि अरे अब नीड ज्यादा है तो फास्ट हो जाओ, अब नीड कम है तो स्लो हो जाओ।
तो वो हमें बार बार मैसेज करता है कि ब्रीथ तेज की गहरी की धीमी की कैसी, वो पूरे समय चालू है। तो प्राणायाम में हम उस ब्रीथ सेंटर को ट्यून कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना कि खूब ऑक्सीजन भर लेना प्राणायाम में, ऐसा नहीं है। मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बताऊंगा तो प्राणायाम में हम नॉर्मल की तुलना में कम इनहेल करते हैं। नॉर्मल हम जितना वॉल्यूम लेते हैं ऑक्सीजन का, एट द टाइम ऑफ प्राणायाम हम उससे बहुत कम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं प्राणायाम के समय में, इसलिए बड़ा मिसकंसेप्शन है। वास्तव में प्राणायाम में हम तो ब्रीथ सेंटर को ट्रेन करने के, भैया जब एडवर्स होगा ना आप मत डिस्टर्ब होना, आप तो ऐसे ही चलना, हम उसको ट्रेन करते हैं। धीमे चलो, लेवल पे चलो, कंफर्ट चलो, सफोकेट नहीं, एक्सर्ट नहीं, वेरी इजी। तो वो ब्रीथ ठहरना शुरू करता है, वो हैंग होना शुरू करता है। कई बार प्राणायाम में ऐसी स्थितियां बनती है कि ना वो आ रही है ना वो जा रही है, हम बस बने हुए हैं, कुछ पता नहीं है, कोई अर्ज नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, पर भीतर हम बहुत स्थिर हैं, बहुत अवेयर हैं, बहुत कॉन्शियस हैं। तो वो प्राणायाम है। और जब इस तरीके से हम ब्रीथ को ट्रेन कर लेते हैं, तो जब स्ट्रेस की कंडीशंस आती है, जब कोई इरिटेशन आता है, जब कोई तनाव हम पर हावी होता है, पर ये ट्रेंड है, ये ब्रीथ को डिस्टर्ब नहीं होने देगा। और ब्रीथ डिस्टर्ब नहीं हुई तो माइंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। लोग कहते हैं गुस्सा कंट्रोल कीजिए, पर प्राणायाम किया तो गुस्सा कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा, ये आएगा नहीं। लोग कहते हैं चिड़ो मत यार, नहीं चिड़ना आएगा नहीं, वो होगा नहीं। लोग कहते हैं कि समय पालन क्यों नहीं करते हो, मैं कहता हूँ कि प्राणायाम और आसन कर लो, समय पालन अपने आप होने लग जाएगा। वास्तव में हम अपने ऑटोनॉमस को ट्रेंड करते हैं थ्रू दी आसन एंड द प्राणायाम। अगर मुझे अपने चित्त में गहरे, पर्सनालिटी में गहरे कुछ चेंज लाने, हम सभी लोग चाहते हैं ना कि मैं सुबह समय पर उठूं, मैं भोजन समय पर कर लूं, और ये ऐसी चीजें हैं कि इसमें कोई हमारा शत्रु नहीं है, सब हमें सपोर्ट करेंगे। तो रोज सोचता हूँ 5 बजे उठूं, पर 8 बजे तक मैं सोते रहता हूँ, रोज अलार्म करता हूँ पर फिर बंद करके सो जाता हूँ। तो ये चित्त के गहरे की कुछ चीजें हैं जो हमें ट्यून करने की आवश्यकता है। जैसे ही हम परफेक्ट वे में आसन प्राणायाम शुरू करते हैं तो ये चीजें अपने आप ट्यून होने लग जाती हैं, हम गहरे से बदलने लग जाते हैं, हम गहरे से वो होने लग जाते हैं जो हम रियल में हैं। अभी तो हम बहुत कुछ वो हैं जो हमारे जीवन के संघर्षों ने, हमारे जीवन के उतार चढ़ावों ने, हमारे समाज ने हमें बना दिया, पर हम क्या हैं। तो योग, उसमें भी मैं 2 ही पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं भी नहीं जा रहा हूँ। आसन और प्राणायाम हमें अपने ओरिजिनल से मिला देते हैं, हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिला देते हैं। और जो हमारा वास्तविक है वो ऑल टाइम ब्लिसफुल है, वो ऑल टाइम काम है, वो ऑल टाइम रिलैक्स्ड है, वो ऑल टाइम वेरी एक्टिव है। तो आसन और प्राणायाम बीच जाकर के हमें ट्यून कर देते हैं, न्यूरो लेवल पे, रेस्पिरेटरी सेंटर के लेवल पे, हमारे ऑटोनॉमस सिस्टम के लेवल पे। और यही माध्यम बन जाता है हमारी डिसीज को क्योर करने का। बीपी, शुगर, ये 2 मैं एज एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये लाइफस्टाइल डिसीज कही जाती है। जैसे बीपी या शुगर, ये हमें क्यों हुए होंगे? हमारे इंसुलिन का लेते हैं, हमारे शरीर में प्लेंटी इंसुलिन मेकिंग सेल्स हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं पेनक्रियास की, वो बनाती हैं इंसुलिन, और वे इतनी बनाती कि 100 साल तक हम खूब खाएंगे तब भी इंसुलिन बना रहेगा। पर क्यों हो गया? क्योंकि हमारा डाइजेशन बिगड़ा। और डाइजेशन क्यों बिगड़ा? कि जब हमारा माइंड परेशानी में है, इसे आधी जब व्याधि कहते हैं, आधी मतलब मन, व्याधि मतलब शरीर का रोग, ये मन से शरीर पर जाता है। आप कभी भोजन पर बैठे तो उस समय कोई बहुत बुरी खबर, बुरा घटना, अपशब्द सुन लें तो आप देखिएगा भूख चली जाती है। इसका मतलब यहाँ की प्रसन्नता या यहाँ का विषाद हमारे एसिड रिफ्लेक्स को चेंज कर देता है। तो जैसे ही मन के लेवल पर कुछ स्ट्रेस आया, मन के लेवल पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई, तो फर्स्ट प्रॉब्लम डाइजेशन पर आई। आइदर इट विल बी एसिडिटी और नॉन डाइजेशन, अपच हो जाएगा, कुपच हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और फिर जब ये लंबे समय बना रहेगा देन हमारी कोई डिसीज में शिफ्ट होगा, और मोस्टली इट विल शिफ्ट इन द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट इज कॉल्ड शुगर, डायबिटीज, या फिर कई बार कार्डियक प्रॉब्लम में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बीपी को समझाता हूँ। बीपी कोई बीमारी नहीं है। जब मुझे शरीर में ज्यादा दबाव के साथ में ब्लड फ्लो की आवश्यकता है, मैं किसी फ्लाइट, फाइट या ऐसी किसी एडवर्स कंडीशन में हूँ जहां पर मुझे अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम करना है, मुझे अपना पूरा शौर्य पराक्रम दिखाना है, तो उस कंडीशन में हमारा शरीर हमें सपोर्ट करता है। हमारी जो एड्रेनल ग्लैंड्स हैं वो हार्मोन रिलीज करती हैं, सारी आर्टरीज और वेन्स हमारी स्ट्रेच हो जाती हैं, ब्लड फ्लो फास्ट हो जाता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है ताकि शरीर के हर एक अंग तक, हर एक रोम तक ब्लड इजीली अप्रोच कर सके, प्रॉपर सप्लाई हो सके, सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। इसलिए बीपी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। तो बीपी शूट हुआ और हम उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। मतलब दिक्कत ये हो गई कि ये जो एडवर्स कंडीशन है, ये जो
ये जो सिचुएशंस हैं जिसमें हमें शरीर को शूट पे ले जाना पड़ता है, ये हमें बार बार इसका मौका पड़ने लगा। हर छोटी छोटी बात पर हमें लगता है कि ये फाइटिंग कंडीशन है और हम पूरे शरीर को शूट पे ले जाते हैं, अप पे ले जाते हैं, और उसको फिर हम वापस डाउन नहीं कर पाते। भोजन समय पे नहीं मिला, हमने शरीर को, पूरे सिस्टम को शूट कर दिया। ये इसने मेरी बात नहीं मानी, शरीर हाई पे चला गया। तो वो जो सिस्टम है बार बार जब एक्टिवेट होता है, बार बार जब सिस्टम को वहां जाने की जरूरत पड़ती है, तो ऑटोनॉमस सिस्टम सोचता है कि ये है ना, बार बार नीड लग रही है इस सिस्टम को, तो एक काम करता हूँ कि मैं सिस्टम को वहां पे शिफ्ट कर देता हूँ ताकि ये मुझे बार बार परेशान होना पड़े। तो उस डिफेंस मैकेनिज्म जो हमारे लिए कभी कभी काम का है, हम उसको रोज ही लड़ने चले जाते हैं। तो फिर हमारा सिस्टम उसको मारे जाके रोक देता कि ठीक है तुम लड़ो पूरे पर, तो उसने बीपी को शूट करके स्टेबल कर दिया कि ठीक है आप करो। तो अब अगर बीपी ठीक करना है तो एलोपैथी क्या कर रही है, वो मैनेज कर रही है, वो हमें ब्लड थिनर दे रही है कि ठीक है वो इजीली फ्लो हो जाएगा, तो डाइल्यूट रहेगा, प्रेशर नहीं लेगा जाना, कोई क्लॉट नहीं बनेगा। पर योग क्या कर रहा है, वो इसकी जड़ पे जा रहा है कि कहाँ से ये आदि जो है, मतलब ये मन के लेवल से कुछ क्रिएट हुआ है, तो पहले इसको हम रिलैक्स कर लें, इसको शांति पे ले आए। प्लस आसनों के सपोर्ट से हम उसको, मसल्स को, आर्टरीज को, ब्लड वेसल्स को, उन्हें हम रिलैक्स करें ताकि ब्लड फ्लो वापस से इजी होने लगता है, तो वो वापस से सेटल हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं की जड़ योग ने पकड़ी है कि फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग, वेयर इज द रूट, और वो रूट पर काम करता है, और रूट से ही उसको क्योर भी कर देता है। तो केवल दो चीजें, आसन और प्राणायाम, उसके ट्रेडिशनल पैटर्न पर पकड़ लीजिए, जो पतंजलि कह रहे हैं, स्थिर सुखम प्रयत्न शैथिल्यम ततो दंडानधि घातनम। तो योग ना केवल हमारे शरीर को बहुत अच्छा स्वास्थ्य देगा, हमारे मन को बहुत अच्छी शांति देगा, बल्कि हमें हमारे रियल आईनेस से मिलाने की ओर आगे ले चलेगा। वही अल्टीमेट है हमारे जीवन का, और होने लग जाता है, हम खुश होने लगते हैं, योग नशा बन जाता है, फिर हमसे छूटता है। तो ये मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा अनुभव है पिछले इतने वर्षों से, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, मैं अपना अध्ययन बंद नहीं करता हूँ कराने के साथ में, और मैं कराता हूँ एज ए थेरेपी, एज ए काउंसलिंग, एज ए पर्सनालिटी को रिपेयर करने के पर्पज से, रियल पर्सनालिटी को फाइंड करने के पर्पज से योग कैसे हेल्प कर सकता है। मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपना फील ये आपको सरल शब्दों में शेयर करने का प्रयास किया कि इसके लिए योग, बाकी सारी बातें अपनी जगह सही, शास्त्रों की बातें, जीव का और परमात्मा का, जो कि सब सही है, पर हमें पहला कदम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, देन स्पिरिचुअल हेल्थ, इसी रूप में आगे बढ़ना होता है, और योग इसी रूप में हमें टूल देता है। तो यदि उस टूल का ठीक तरीके से उपयोग किया जाए, सूत्रों का, शास्त्रों का ध्यान रखते हुए किया जाए, वरना ऐसे भी लोग कि हम तो साल भर से कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, उल्टा कमर दर्द बढ़ गया, उसमें प्रॉब्लम योग की नहीं है, वो ठीक तरीके से नहीं कर पाए, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इतने अच्छे व्याख्यान के लिए जितनी भी बार आपका आभार किया जाए उतना ही कम है, और सभी ने बहुत ध्यान से सुना। जैसे हमने उम्मीद की थी आपसे ज्ञान वर्षा की, उसी तरह आपने किया, उससे भी अच्छे तरीके से आपने बहुत ही सरल भाषा में हम लोगों को समझाया। आपका पुनः बहुत बहुत आभार। अब मैं अपने समस्त भागीदार जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, आदरणीयों से मेरा निवेदन है, यदि किसी के पास कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, मतलब कोई जिज्ञासा हो, वो पूछना चाह रहा है तो बेशक पूछ सकता है। हेलो, 1 by 1 रेज योर हैंड, तो मैं बुला लूंगा। हाँ विवेक जी, विवेक जायसवाल ये मंडला से जुड़े हैं हमारे साथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद महेश भाई। और इतना अद्भुत, मैं भी यानी कि रिपोर्ट से लगातार 30 साल 40 साल जुड़ा हूँ, और पूरी एक्सरसाइज करता हूँ, योगा करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन अगर जिनकी हमें बताया, पूरा माइंड साफ कर दिया क्या योग क्या है, कैसे करना है। हम अभी केवल टीवी की दुनिया में और दुनिया की अपनी यूट्यूब की और इसकी दुनिया में जीते थे कि योग ये है, योग वो है, लेकिन इसके साथ अपने शब्दों में और योग के बारे में कैसे आपको मैनेज करना है, और कैसे अपन को हर बीमारियों से, हर व्याधियों से दूर होना है, उन्हें समझाया। उनको मैं सारा नमन करता हूँ, और मेरे को नंबर देना महेश भाई, मैं लगातार और मैं अपने कॉलेजों में लोगों को, अपने क्षेत्रों में, स्पोर्ट्स वाले क्षेत्रों में इनके व्याख्यान दिलाऊंगा, ताकि हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं
कैसे इनकी एडवर्स परिस्थितियों में हम कैसे कूल रह के अपने टारगेट प्राप्त कर सकते हैं, उनसे हम सिखाएंगे और उनको सजेशन देंगे। हाँ, विवेक जी स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं मंडला में। हाँ अनीता जी एक मिनट, ये अनिल गुप्ता जी पूछना चाह रहे थे कुछ, पहले हाथ खड़ा किया था। अनिल गुप्ता जी नहीं, बहुत बहुत। हाँ अनीता जी प्लीज। नमस्कार सर, और आपका व्याख्यान मैंने सुना। मैं भी भारतीय दर्शन, योग और सांख्य मैंने पढ़ा है और पढ़ती रहती हूँ, पर आज के साथ व्याख्यान दोनों का मिश्रण जो आपने बताया वैसा मैंने आज तक नहीं सुना, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि आप बोलते ही रहे, हम सुनते ही रहे, और बिल्कुल नई नई जानकारियां मिली आ रही। सर मेरा एक प्रश्न है, आपका यूट्यूब चैनल अगर कोई है तो मैं वो सब्सक्राइब करना चाहूंगी, सुनना चाहूंगी। आकाश जी, आपका मेरा सवाल है कि कोई है क्या यूट्यूब चैनल आप चलाते हैं अपना? जी अभी यूट्यूब चैनल अभी नहीं है, मैं उसकी तैयारी में हूँ, जल्दी ही वो हो जाएगा। पर मैं अभी समय समय पे योग वर्कशॉप दे रहा हूँ, आसनों और प्राणायाम। बहुत बहुत आभार। तो ये वर्कशॉप कैसे जुड़ सकते हैं हम? मैं असल में थोड़ा सा मैं मेरा जीवन योग पर ही चलता भी है, मैं इसको कहता सुनाता समझाता भी हूँ, पर मेरी आर्थिक साधन भी योग ही है एकमात्र, तो वो मेरा एक उसका प्रोफेशनल पक्ष भी है। तो 10 दिन की वर्कशॉप कभी मैं हर महीने में लेता हूँ। ठीक है सर। योग पे एक वर्कशॉप कल ही शुरू होने वाली है आसनों की, तो इसी के पास में वो मैसेज होगा भी शायद, तो वो आप लोगों को फॉरवर्ड चाहेंगे। आभार अनिता जी। ये सुतीक्षण द्विवेदी जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा कि आप हमारे ग्रुप में कैसे जुड़े हैं। सर मैं डॉक्टर सुरेंद्र द्विवेदी हूँ, मैं यहाँ व्याख्याता हूँ महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय भोपाल में। ग्रेट जी, मैं एडीएल वाजपेयी सर के साथ हमेशा जुड़ता रहता हूँ। बहुत बहुत। तो वो चले गए, लेकिन इसके बाद भी मैं इसको कंटिन्यू सुनता रहा, और ये सर आकाश सर का अद्भुत रहा। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। हालांकि मैं इसका अध्ययन करता रहता हूँ गीता का, लेकिन गीता का और योग का जैसे आपने बताया है वो बहुत सारी चीजें मेरी क्लियर हुई हैं। मैं आपका मोबाइल नंबर जानना चाहूंगा सर, मैं अपने कॉलेज में भी चाहता हूँ कि आपका एक व्याख्यान करवाएं। अति सुंदर। और मैं चाहे तो आकाश जी इसमें चैट में अपना नंबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगली बार जब हम पोस्टर या बैनर बनाएंगे तो आपका नंबर भी डाल दिया करेंगे उसमें, क्योंकि अच्छा है, हमारा काम ही है लोगों से जोड़ना, योग है ना, लोगों के बीच में एक चेन अपना बनाना, ब्रिजिंग करना है ना। तो जितने मैक्सिमम लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे, जितने लोग एक दूसरे से लाभान्वित हो सके, उतना ही अच्छा है, उतना ही हमारे लिए, मतलब हमारा प्रयास यही है, जन जागरण अभियान करना, मतलब लोगों को जन जागृत करना, एक दूसरे से मिलाना, और इस कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट करना लोगों की, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। इम्यूनिटी माइंड बॉडी दोनों से बढ़ सकती है, ये साधना ही है मेन। तो मैं देख रहा हूँ कि वाजपेयी सर के कारण अपनी कल्पना शास्त्री जी दुबई से जुड़ती हैं सर के साथ, हम लोग भी जुड़ते हैं। तो मैम अभी आई हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ऑलमोस्ट समाप्ति की ओर हैं, तो और हमारे साथ संध्या जी जुड़ी हैं। संध्या जी कोई सवाल है आपका, और कोई सवाल कोई पूछना चाहता है तो स्वागत है इसका। हम अपने प्रोग्राम को आगे गति दें। मेरे ख्याल से पटेल सर, डीपी पटेल सर, नो क्वेश्चन, या तो लोगों को पूरा क्लैरिटी है, पूरी तरह समझ में आ गया है तो थैंक यू सर। और तो हाँ विवेक कुछ बोलना चाहते हो? मैं कह रहा हूँ भगत जी जो अपने बताया था अपना शुगर एंड बीपी के लिए, तो वो कौन कौन से आसन है, क्या चीज है, उसके बारे में। विवेक जी आपको नमस्कार है, आपने खूब अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद भी है। पर मैंने अभी सूत्र बताए कि इन सूत्रों का ध्यान रखते हुए हम कुछ भी करेंगे, कोई से भी आसन करेंगे तो वो हमें लाभ देंगे। पर अभी इस स्टेज में उस तरीके से बताना थोड़ा कठिन जाएगा, क्योंकि हर एक की पर्सनालिटी, उसके शरीर का स्ट्रक्चर, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा डिफर करेगा। जैसे कई लोग कहते थे कि ये आसन कर लो ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं रहता है कि मंडूक आसन से शुगर ठीक हो जाएगी, अर्ध मध्यम से शुगर ठीक हो जाएगी। एग्जैक्टली वो नहीं रहता है, हमें तो एक पूरा फ्लो करना होता है, और फिर लंबे समय करेंगे तो होगा। पर प्राणायाम ज्यादा लाभ देगा, ज्यादा लाभ प्राणायाम देता है। विवेक मैं आपको नंबर दूंगा, आप सर से बात करो बाद में। संजय सर एक मिनट, अभी मैं देख रहा हूँ गुलाम भट्ट जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी शायद वाजपेयी सर के कारण ही जुड़े हैं। सर अपना थोड़ा परिचय देंगे सर? जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। अस्सलाम वालेकुम जी।
मैं प्रोफेसर जी एम भट्ट हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में। वाजपेयी जी का बहुत ही करीबी दोस्त हूँ। हमारी बहुत सालों से एक दूसरे के साथ वापसी रही है। बिकॉज ऑफ आवर कहाँ से है सर? जी कहाँ से जुड़े हैं सर? हाँ, मैं श्रीनगर से जुड़ा हुआ हूँ, कश्मीर से। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ संजय सर, संजय सिंह सर ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं, पर्थ से। हाँ सर। क्वेश्चन नहीं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश हमारी तरफ से कि आपने जिस तरीके से भगत जी न्यूरो, योगा, साइंस, बॉडी, माइक्रो, मैक्रो सारे लेवल पे जिस तरीके से आपकी समझ आपकी अपनी है, और उसको, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वापस कैसे समाज को या लोगों को, और हम इतने अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोग हैं, इनको सबको लगभग एक ही लेवल पे बात समझ में आएगी। वो सब जो है हमने कुछ ना कुछ इनवैल्यूएबल लेके जाएंगे आज, यहाँ से ऑलरेडी ले लिया। तो इट्स रियली अमेजिंग कि आपका जो था कहना, जिस ढंग से पास ऑन किया हम लोगों को अपने अपना नॉलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और एक योगाचार्य जुड़ी हैं, रचना जैन जी, जबलपुर से हैं। तो आप भी योगा में काफी अच्छी पकड़ रखती हैं, जैसे हमारे आकाश जी हैं, उनसे ज्यादा नहीं, कोई अंतर भी नहीं। हम लोगों ने इनको एक बार सुना था लास्ट ईयर प्रोग्राम में थोड़ा सा, और मैम का काफी व्यस्त कार्यक्रम था, इस कारण से शुरू से नहीं रही, लेकिन 3 बजे के बाद वहीं हैं। तो सर को सुना है पूरी तरह। तो रचना जी, मेरी आप आवाज सुन पा रही है? तो आपका स्वागत है। कैमरा ऑन करें, कैमरा ऑन करें, और सभी से मेरा निवेदन है कैमरा ऑन करें, जिसमें हम लोग देख भी सके हम किससे बात कर रहे हैं, कौन हमसे बात कर रहा है, एक दो अच्छा लगेगा। विशेष रिक्वेस्ट करो जरा पटेल सर से, उनको देखा ही नहीं है, कैमरा ऑन नहीं है सर, पूरे टाइम है, कैमरा में है सर। अच्छा तो सर एक्चुअली मैंने कैमरा ऑन कर दिया है, शायद 1 आध मिनट में हो जाएगा, टेक्निकल नेटवर्क होगा, बाकी ऑन है मेरा कैमरा। जी। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ अवसर दिया। एक्चुअली मैं जो योग की बात करूंगी तो मैं सर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। आकाश जी ने जैसे बताया कि स्टेट ऑफ माइंड होता है योग। तो अभी आप देखिए कि हमारे जो माइंड की सब मॉडलिटी होती है वो कैसे चेंज होती है। एक छोटे से एग्जांपल से हम समझते हैं। आप चेयर पर बैठे हुए हैं, आपको पीछे से कोई, आपके पीछे एक दरवाजा है, मेन डोर है, और पीछे से आपको एक साउंड आता है, जैसे सांप का साउंड होता है, स्नेक का, ठीक है। आप पीछे पलट के देखते हैं तो आपको एक बहुत बड़ा सांप अपने डोर से एंटर होते हुए दिखता है। अब आप इमेजिन कीजिए आपका मूड कैसा होगा, आपकी मॉडलिटी कैसी होगी। आपके अंदर नेगेटिविटी क्रिएट हुई, डर हुआ, थोड़ी सी अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग हुई। अब आप थोड़ा सा और अपने विजन को एक्सटेंड करते हैं और उसके पीछे देखते हैं तो एक छोटा बच्चा हंस रहा है, उसके हाथ में रिमोट है, और वो एक जो किंग कोबरा था वो टॉय है, तो वो रिमोट से कंट्रोल करके आपकी ओर भेज रहा था। अब आपकी सब मॉडलिटी क्या हुई, शायद आप हंसने लगे। तो आप देखिए अब स्टेटस जो है बिल्कुल एक पल में चेंज हो गया, और एक पल में आपकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो गई। तो योग हमें सबसे अच्छा जो लाइफ मैनेजमेंट की शिक्षा देता है वो ये देता है कि आप अपने माइंड की सब मॉडलिटी को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में कर सकते हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जितना हम पॉजिटिव रहते हैं उतनी हमारी बॉडी में ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस जो गुड हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जब हम नेगेटिव स्टेट में रहते हैं तो केमिकल्स भी ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि जो हमारे लिए हार्मफुल है या जो हमें बीमार करते हैं। आप यदि नेट पर देखेंगे तो एक जापानी साइंटिस्ट है इजोरो इमोटो, उन्होंने पानी पर एक एक्सपेरिमेंट किया है, और उन्होंने बहुत लंबे समय तक ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव किया है कि आप जो नाली का पानी का है उस पर अगर आप लगातार अपने प्रेयर या पॉजिटिव थिंकिंग को प्रोजेक्ट करें तो आप उसको आरओ के इक्विवेलेंट बना सकते हैं। क्योंकि उन्होंने पानी का जो वाटर मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर उन्होंने, आप नेट पर आप लोग सभी सर्च कर सकते हैं, उन्होंने दिखाया है कि जब आप फीलिंग में होते हैं, जैसे प्रेयर करते हैं, थैंक यू, आई लव यू, तब उनके स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत होते हैं और आपके गुड हेल्थ के लिए आपकी क्रिएशन करते हैं। और भी जब आपका फीलिंग नेगेटिव होता है, आई किल यू, आई हेट यू, तो आप मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल ही एक विद्रूप हो जाता है जो आपके इलनेस की तरफ ले जाता है। और चूंकि सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में 70% वाटर रहता है
और अगर हम लगातार इस इफेक्ट को करते रहते हैं तो ऑब्वियसली हम अपने आप को बीमार करने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। एक मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं, हम जो बीमार होते हैं ना, हम वो बहुत मेहनत करके अपनी बीमारी अपने ऊपर लेके आते हैं। अदरवाइज हम जो नेचुरल हैं वो तो स्वस्थ रहने के ही लिए, तो हम बहुत सारे उसमें क्रिएट करते हैं। जैसे कि अभी आकाश सर ने बताया था एफ मोड, तो इसमें 3F कर दिया है, फ्लाइट, फाइट और फ्रिज। तो ये मैकेनिज्म हमारे एंशिएंट टाइम के लिए बनाया गया था कि जब हम गुफाओं में रहते थे और जब बाहर निकलते थे तो कभी भी हमारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति आ सकती थी और उसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते थे, या तो हम उस परिस्थिति से लड़ें या भाग जाएं। और दोनों ऑप्शन के लिए जरूरी क्या होता था कि हमारे जो आउटर मसल्स हैं उसमें अधिक स्ट्रेंथ हो। और ये जो मैकेनिज्म है ये आज भी काम कर रहा है। तो इस मैकेनिज्म को थोड़ा जानना चाहूंगी, 2 मिनट लगेगा, क्योंकि हम हर व्यक्ति हम ये मिस्टेक रहे हैं, हम सभी बार बार। अब ये मैकेनिज्म कैसा है कि जैसे सपोज आपने एक टाइगर देखा और वो जैसे ही आप टाइगर देखा तो आपके ब्रेन एक सिग्नल गया, डेंजर, खतरा है। अब जैसे ही ये आपके ब्रेन में ये गया, आपका जो एमिग्डाला होता है ये एक अलर्ट सिस्टम मैकेनिज्म शुरू कर देता है और ये आपके हर्ष को सिग्नल्स भेजता है खतरे के। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि आपकी एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनोलिन हार्मोन्स का सीक्रेशन बढ़ा देता है और कार्टिसोल का सीक्रेशन बढ़ा देता है। और जब ये दोनों सीक्रेशन ब्लड में जाते हैं तो इनका काम क्या रहता है, आपकी हार्ट रेट को बढ़ाना, जो आपका हार्ट बीट कर रहा है उसको बढ़ा देना, और आपके आउटर मसल्स में ब्लड फ्लो को बढ़ा देना और इनर ऑर्गन्स में कम कर देना। मतलब आपके हाथ पैर के मसल्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उनको अधिक ग्लूकोज मिलता है, अधिक ऑक्सीजन मिलता है। तो इंटरनल ऑर्गन्स है जैसे हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, पेनक्रियास है, इन सब में सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। और नतीजा क्या होता है कि जब लंबे समय तक इनको पोषण कम मिलता है, हम बार बार अपने आसपास ये चीज कर रहे हैं, तो वो वीक होने लगते हैं। क्योंकि आज के जमाने में टाइगर क्या है, हमारे आसपास की परिस्थिति, क्योंकि नेचुरल टाइगर तो आज मिलता नहीं है। तो इस तरह से हम अपनी बीमारी को क्रिएट करते हैं और ये बीमारी जो होती है ये साइकोफिजियोलॉजिकल या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रहती है। तो जब हम योग में किसी भी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को देखते हैं तो सबसे पहले उसको एक पर्सनल लेवल पर एनालिसिस करते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, उसके मसल्स स्ट्रेंथ कैसे हैं, उसके विचार कैसे हैं, क्योंकि उसके विचार ही हमको पहुंचाते हैं कि उसको किस तरह से हमें टैकल करना है। और उसके हिसाब से हम फिर एक पैकेज उसके लिए बनाते हैं और फिर उसको वो कराना शुरू करते हैं। तो जब थेरेपी लेवल पे हम जाते हैं तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हर बॉडी, हर सोल यूनिक है, तो हम एक, जैसा भी आकाश सर ने भी बोला था कि हम एक आइडियल या एक स्केल नहीं दे सकते कि भाई ये आसन कर लो ठीक हो जाएंगे। आपके बॉडी के मिसअलाइनमेंट्स क्या हैं, क्योंकि लगभग 40-45 के ऊपर सभी की बॉडी कहीं ना कहीं मिसअलाइन हो जाती है। आपका न्यूरॉन रेजिस्टेंस कितना है, उनका एक्शन पोटेंशियल कितना है, यदि आप डेप्थ में जाएं तो ये बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। तो एक बहुत ही गहराई का पार्ट है और इसको जो हम आसन और प्राणायाम लेते हैं ये बहुत इसका ऊपरी हिस्सा है। तो आप जितना अधिक योग को समझेंगे और जितना उसको साथ जोड़ के समझेंगे उतना अधिक आप थेरेपी बहुत अच्छे से भी ले पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ कर पाएंगे। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि योग को समझ के करें, क्योंकि हो सकता है कोई एक ही आसन यदि 4 व्यक्तियों को कराया जाए तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चारों को डिफरेंट तरीके से कराया जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम एक साथ एक ही जैसा करें। तो उसको समझें, उसकी गंभीरता और गहराई को जानें और फिर उसको करें तो आपको बहुत बेहतर रिजल्ट मिले। अदरवाइज ऐसा भी बहुत से लोगों को कहते हुए सुना है कि हम तो 2 साल से योग कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। एक वेट लॉस में अक्सर ये सुना जाता है कि भाई हम तो वजन कम करने के लिए बहुत समय से कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। उसका रीजन क्या है कि आपका न्यूरल रेजिस्टेंस, आपके ब्रेन में एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जैसे आपने तेज दौड़ा, आपका पल्स रेट बढ़ गया, आपका बीपी हाई हो गया, आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, तो क्या ये बढ़ा ही रहता है? नहीं, कुछ देर में ये वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आता है। तो आपके ब्रेन में कुछ न्यूरॉन्स की एक चेन ऐसी होती है जिनका काम ही होता है कि वो ये सारे सिस्टम को उनके नॉर्मल रेंज में लेकर आए, और वही वेट के साथ होता है। आप देखिए जिनका मान लीजिए 70 या 80 वेट है, तो ऐसा नहीं होता है कि उनका इतना बढ़ता जा रहा है कि वो फट गए, या किसी का कम है
तो इतना कम नहीं होता है कि वो धीरे धीरे इनविजिबल भी होता है, एक पॉइंट पर आकर रुक जाता है और वो 2-4 किलो आगे या पीछे होता है। उसका कारण क्यों है? क्योंकि उनके न्यूरॉन रेजिस्टेंस में जो फिट हो चुका है वो 80 केजी। तो हमको जब भी कोई अपनी बाह्य परिस्थितियां बदलनी है तो उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने इंटरनल वर्ल्ड को चेंज करें। हम अपनी इंटरनल, है ना, जैसे अभी मान लीजिए किसी का वेट 80 केजी और मैं उसको बोलूंगी कि आप अपनी इमेज को देखिए, तो वो लगभग उसी इमेज को देख, उसी वेट के साथ जो अधिकांश हम कपड़े पहनते हैं, जिस परिस्थिति में रहते हैं, चेयर पे बैठे उसी में देखेंगे। जब तक आप उस इमेज को चेंज नहीं करेंगे तब तक आप अपने न्यूरॉन्स का जो रेजिस्टेंस है उसको आप खत्म नहीं कर पाएंगे। तो जब हम योग करते हैं तो योग में ये इनर वर्ल्ड में भी बहुत सारे चेंजेस अनजाने में होते हैं, आपको मालूम भी नहीं होता है और वो चेंजेस होते जाते हैं। तो योग में मेडिटेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है कि जिसको यदि आपने बहुत गहराई से समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि मेडिटेशन में कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस कैसे काम करता है, तो आप आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके हाथ में वो चाबी है कि आप जो चाहें, जैसा चाहें वैसा अपना भविष्य बना सकते हैं, वैसा अपने आप को बना सकते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि सिर्फ सीडी, टीवी इन सबको देख के उसकी ऊपरी सतह तक ना तैरें, थोड़े उसके अंदर डीप डाइव भी करें और उसको समझें, तो मेरे ख्याल से वो सभी के लिए बहुत सारे लाभ देगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का पुनः आभार और बहुत बहुत आभार रचना जी। आपने जो कुछ भी छूटा था आचार्य श्री के द्वारा या फिर आकाश जी के द्वारा, सारा आपने उसे फीलिंग कर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। अभी मेरे ख्याल से हमारे किसी भी श्रोता को किसी तरह का कोई डाउट नहीं रह गया होगा, यदि है तो पूछ सकते हैं, बाकी हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आज मेरे ख्याल से हमें कंक्लूड करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ सबको पूरी तरह समझ आ चुका है और इसलिए और समय भी थोड़ा सा टाइट है, ज़्यादा हो चुका है, इसलिए मैं कंक्लूडिंग रिमार्क वाला पोर्शन थोड़ा सा छोड़ता हूँ। जैसे अनीता जी इसके लिए तैयार है, मुझे पता है, उन्होंने पूरे टाइम नोट्स बनाया है, दिख रहा था। लेकिन और यदि रचना जी आप चाहें, आप भी अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ सकती हैं। यदि हमारे किसी श्रोता को इन फ्यूचर वीडियो देखने के बाद भी लगा तो आप संपर्क कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, जी, है ना, क्योंकि लोग जी सर, अभी कुछ मैंने आपको बताया है। जी 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 सर जी। तो मैं अब अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण, अंतिम पड़ाव में जो हम जैसे परिपाटी है, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, फिर आभार व्यक्त करते हैं, तो हम सभी जो हमारे श्रोतागण हैं, जो हमारे वक्तागण थे, उन सब का आभार प्रदर्शन के लिए मैं अपने मित्र जबलपुर से डॉक्टर यतीश जैन को आप सभी की मदद से बुलाना चाहूँगा कि डॉक्टर यतीश जैन जबलपुर से हैं और प्रगति पर्यावरण समिति के अध्यक्ष हैं और हमारे मित्र हैं। हम लोग 88 से एक साथ हैं और बराबर संपर्क में रहते हैं। और उसके पहले यदि एक दो लोग हैं, आशु ठाकुर, यदि आप हमें अपना परिचय दे सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी, हमें बड़ी खुशी होगी। और नचिकेता गर्ग, आप शायद गोपाल गर्ग जी हैं क्या, ये यदि दे सकें परिचय तो काफ़ी अच्छा लगेगा हम लोगों को। आशु, इफ यू आर एबल टू हियर माई वॉइस प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड नचिकेता आल्सो। Anyway, और नमस्ते, नमस्ते। मैं आकाश जी के साथ योगा करती हूँ, तो मुझे वहीं से लिंक प्राप्त हुई और मैं जुड़ी। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और वरुण जी, यतीश जी को बुलाने के पहले वरुण जी, मैं आपसे सिर्फ 2 शब्द सुनना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, क्योंकि जस्ट 1 मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद मथुरेश जी। आप सबका आज का ये वेबिनार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मुझे बांसुरी वादन के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं खुद कोरोना वायरस से ग्रसित हुआ था और 1 महीने पहले तक ये हालत थी कि मैं बांसुरी उठाता भी था तो बजा नहीं पाता था और बहुत चिंता ये हुई थी कि चलो जीवन तो बच गया कोरोना वायरस से, मगर कहीं ऐसा हो कि जीवन भर बांसुरी ना बजा पाऊँ, तो मेरे लिए जीने से ज़्यादा बुरी बात थी। तो काफी इधर उधर से था कि मत बजाओ, भी लंग्स पे ज्यादा असर पड़ेगा। बट मुझे लगा कि जब मैं बांसुरी बजाता था तो उससे जो मेरी लंग्स की प्रैक्टिस हुई वो ज्यादा अच्छी हुई और मैं काफी जल्दी मेरे अंदर सुधार आ गया। पहले 96-95 के आसपास ऑक्सीजन रहा करती थी,
वो बांसुरी बजा बजा के मैंने अब 99 नीचे जाती नहीं, एकदम परफेक्ट है। तो आज मैंने इसलिए छोटी बांसुरी बजाई, बड़ी बांसुरी भी थोड़ा सा लोग कह रहे हैं लोग जाओ बड़ी बांसुरी बाद में बजाना। और बाकी मैंने 1996 से बांसुरी बजा रहा हूँ, बहुत सारे और इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ, मगर अब इस समय मैंने बांसुरी पर ही अपना पूरा जोर डाल रखा है। पंडित राजेंद्र प्रसन्ना जी से मेरी विधिवत शिक्षा हुई है। बाद में क्योंकि बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं तो उनके साथ उतना ज्यादा समय नहीं मिल पा रहा था, तो बाद मैंने पंडित प्रवर टंडन उनसे भी बांसुरी सीखी है। इस समय वो इलाहाबाद चले गए कोरोना वायरस की वजह से, तो अब उनसे मेरा ऑनलाइन ही जो भी मैं सीख रहा हूँ। बाकी अपने आप जितनी कोशिश कर रहा हूँ। बजाने का काफी जगहों पे मौका मिला है, दिल्ली में भी, बाहर में भी। तो जो भी है, जिस तरह से भी है, प्रयास रहता है, आगे भी चलता रहेगा। बहुत धन्यवाद वरुण जी। और वरुण जी के बारे में मैं आपको बता दूं, ये हमसे जब से जुड़े हैं, आज ये 7 साल 8 साल हो गया हमारे साथ ही जुड़े हैं। और जब हम इनको बुलाते हैं आप वो कभी मना नहीं करते। और मुझे बड़ा संकोच लग रहा था जब इन्होंने बताया कि मेरा अभी कोविड से मैं आया हूँ, तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे जितनी जल्दी आप ठीक हो जाएं। और फिर जब मैंने सर को बोला कि इस प्रोग्राम में बांसुरी वादन करना है, तो सर ने बिल्कुल नहीं कहा कि ना। इन्होंने आज तक इसका रिकॉर्ड है, कभी हमारे लिए इन्होंने ना शब्द का प्रयोग नहीं किया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, सर की अच्छी खासी फीस होती है, लेकिन हमारे यहाँ पूरी तरह चैरिटी रहती है। कोई सिर्फ हम इनको सम्मान देते हैं, और ये बदले में भी हमें भी सम्मान देते हैं कि हमारी बात को मना कर नहीं कर पाते, हमें हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार वरुण जी, आपका जितना आभार प्रदर्शन किया जाए कमी है। और हाँ, मैं अब अपने प्रोग्राम के लास्ट में अपने मित्र डॉक्टर यतीश जैन को आभार प्रदर्शन के लिए वोट ऑफ थैंक्स भी बुलाना चाहूँगा। यतीश जी प्लीज। जी बहुत बहुत धन्यवाद मथुरेश जी। आज का जो सेमिनार था, आप सभी लोग उसको देख के अभिभूत हैं। वास्तव में इतनी सुंदर परिकल्पना और योग के विषय में इतनी विस्तृत जानकारी आज हम सभी को मिली, हम लोग सभी कृतज्ञ हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, जैसा कि शुरुआत हुई थी राग मियाँ की मल्हार से, वरुण जी ने जैसा भी बताया, उनको मैं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही हमारे कुलपति जी, हम लोगों के बीच के ही आदरणीय श्री एडीएन वाजपेयी सर, जो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर से वहाँ कुलपति हैं, उन्होंने बहुत ही सूक्ष्म बातें जो हम सबको मालूम होना चाहिए उसके बारे में जानकारी दी। साथ ही हम लोग जो अभी सुन रहे थे आज कार्यक्रम के हमारे वक्ता आदरणीय आकाश भगत जी, आपने योग के बारे में जो मिसकॉन्सेप्शन थे और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम लोग भी यही सोचते थे एक्सरसाइज करना ही सब कुछ है, लेकिन आपने उस धारणा को आज तोड़ा। हम लोग बहुत लाभान्वित हुए। आज का ये जो था पूरा आपका लेक्चर जो था, इतना ही मनोरम, इतना बहुत ही बढ़िया था कि उसके लिए वास्तव में शब्द कम पड़ रहे हैं। साथ ही और उसके आगे डॉक्टर रचना जैन, आप भी योग की टीचर हैं, आपको अभी एमफिल पीएचडी योग में हुआ है, और आपने जो हमारे डॉक्टर आचार्य एडीएन वाजपेयी सर है और आकाश जी, उन दोनों को मिला के जो उन्होंने इतना सुंदर उद्बोधन दिया है और एक जो रास्ता बताया है कि अगर हमें योग करना है तो उसकी क्या विधि होनी चाहिए और कब आवश्यकता है, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। और जो हमारा ये जो कार्यक्रम लगातार हम लोगों को एक से एक नई विधाओं का जो संयोजन करते हैं और जो योग के बारे में हमें जानकारी दी हमारे मित्र डॉक्टर मथुरेश जी जायसवाल, उनका धन्यवाद दिए बिना ये कार्यक्रम हमारा पूर्ण नहीं हो सकता है। साथ ही आज मैं देख रहा था जब आदरणीय आचार्य जी आए उस समय लगभग 40 लोग हम लोगों के बीच में थे। बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हम लोगों के बीच में थी, उन सबको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने भी सहयोग दिया और कार्यक्रम में रहे, उनको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे मित्र संजय जी ने बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रश्न भी किया, धन्यवाद भी दिया। साथ ही जो परिचय दिया आपने, उनके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में अनिता जी ने डॉक्टर साहब का जिस अच्छे ढंग से परिचय दिया और अपनी बात रखी, उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हमारे बहुत अच्छे मित्र विवेक जायसवाल जी, जिन्होंने बताया कि महाविद्यालयों में भी हमें इस तरह के कार्यक्रम कराने हैं। साथ ही हमारे यहाँ जितने भी लोग उपस्थित है, अनिल जी गुप्ता हैं, हमारे विजय कुमार जी तिवारी हैं, गुलाम भट्ट जी हैं हम लोगों के बीच में, हमारे गुरुजी मगन भाई जी पटेल सर, और राजेश कुमार जी, संध्या जी, संजय ठाकुर जी और वरुण स्वरूप जी। मगन भाई सर के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा कि हम लोग जब कॉलेज में थे, मथुरेश आपको याद होगा, हमारे कॉलेज साइंस कॉलेज के पास में डायनासोरस के अंडे प्राप्त हुए थे और उस समय की कमेंट्री और जो कुछ विस्तार से जानकारी हमारे मगन भाई सर ने हम लोगों को बताई थी, वो आज भी हमारे मस्तिष्क पे बिल्कुल है और एक एक बारीकी उन्होंने जानकारी दी थी। पर इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में वो गए थे सारे। तो ऐसे हमारे गुरुजी, हमारे सारे लोग जिन्होंने भी इसमें हम लोगों को जो सहयोग दिया है, सबको मैं बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और मथुरेश भाई,
आप ऐसे ही नए नए कार्यक्रम हम लोगों को देते रहें ताकि हम लोगों का ज्ञानवर्धन हो, और जो हम लोग सुनी सुनाई बातों पे यकीन कर लेते हैं, ऐसे विद्वत लोग हम लोगों के बीच में आते हैं तो उसका हमें यथार्थ का ज्ञान होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।